हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मार्क सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करें और जो मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं उसको हम कैसे रिस्टोर करें ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम बचे और मार्क सॉफ्टवेयर को हम देख पाएं कि कैसे हमें उसको यूजेबल अगर हमारे बिजनेस से रिलेटेड है वो या नहीं है और कम से कम समय में हम उसको पहचान सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने इंटरनेट ब्राउजर में जाना है, चाहे गूगल क्रोम हो या कोई सा भी ब्राउजर आपके पास हो, और ब्राउजर से आपको जो है लिखना है सबसे पहले गूगल में आप ये सर्च करें मार्क ईआरपी। जैसे आप मार्क ईआरपी सर्च करेंगे तो आपको पहला ही पेज दिखने लगेगा एडवर्टीजमेंट का। तो आपको एडवर्टीजमेंट वाले पेज पे क्लिक नहीं करना क्योंकि ये लैंडिंग पेज होता है मार्क का, वो वहां पे लेके जाएगा, फिर वहां से आपको कंफ्यूजन पड़ेगा डाउनलोड करने में। तो आपको सिंपली क्लिक करना है मार्क ईआरपी। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं चल रही है, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही आपने इस पे अगर क्लिक कर दिया तो ये ऑफिशियल जो मार्क का ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है और जो ऑफिशियल पेजेस है वो सारे के सारे यहाँ पर है। तो सबसे पहले आप अगर डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड करने से पहले मैं आपको प्राइस दिखा दूं। इसके लिए आप जाएंगे प्राइस के सेक्शन में। जैसे आप प्राइस के सेक्शन में आप ऊपर देखेंगे, क्लिक करेंगे तो ये मार्क के कुछ प्राइस हैं और प्राइस भी एकदम नॉर्मल से हैं, कोई ज्यादा हाई रेटेड प्राइस नहीं है और बहुत सारे फीचर्स हैं इतने कम प्राइस में। ये है बेसिक एडिशन। बेसिक एडिशन 999 का मिलता है, जिसमें 12 महीने की ईएमआई हर महीने 999 देनी पड़ती है और फिर सॉफ्टवेयर आपका हो जाता है। उसके बाद है बेसिक एडिशन 8100 और इसमें फिर जितने भी जो रेट्स लिखे हुए इनके ऊपर जीएसटी है। उसके बाद आपका सिल्वर है और गोल्ड है। ये सभी जो है फीचर के ऊपर डिपेंड करता है और फीचर्स आपको अगर देखने हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिक में कुछ बेसिक्स से रिलेटेड टू सेल परचेज वगैरह कर सकते हैं, सिल्वर में कुछ एडवांस फीचर्स हैं, ऐसी गोल्ड में कुछ एडवांस फीचर्स हैं। अब आपको कंपेयर ये करना है कि बेसिक में आप क्या क्या कर सकते हैं, सिल्वर में आप क्या क्या कर सकते हैं, गोल्ड में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा जो कि हम कर ही रहे थे, आप दोबारा से मार्क के लोगों पे क्लिक कर देंगे तो होम पेज आ जाएगा। आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो मार्क का ये डाउनलोड का सेक्शन खुल जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कंपैरिजन चार्ट ऑफ मार्क ईआरपी का। जैसे आप इस पे पहले क्लिक करना है आपको ये कंपेयर करने के लिए कि बेसिक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और सिल्वर में क्या क्या आपको फीचर्स मिलेंगे और गोल्ड में क्या क्या मिलेंगे। तो देखिए ये सब कुछ दे रखा है कि लाइसेंस जो है सब मल्टी कंपनीज के लिए है। जो जो टिक लगे हुए हैं वो बेसिक के फीचर्स हैं और जहाँ पे सिल्वर पे टिक लगे हैं वो सिल्वर के हैं और गोल्ड पे मैक्सिमम तो सभी पे टिक मिलेंगे आपको गोल्ड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड एक लास्ट एडिशन है जिसमें सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं खरीदने से पहले कि आपको बेसिक लेना चाहिए, सिल्वर लेना चाहिए या गोल्ड लेना चाहिए। अब बात आ जाती है कि अब हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करें, इंस्टॉल कैसे करें और देखें कैसे जो हमारे कंपनी से रिलेटेड उसमें है। तो दोबारा से ये आपने कंपैरिजन पे जैसे क्लिक किया था, आप इसको एक बार क्लिक करके डाउनलोड करके देख लीजिए। अब आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड नाउ पे डायरेक्टली क्लिक कर देंगे। जैसे डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देंगे तो एक ये छोटा सा फॉर्म खुल जाता है जिसमें आप जैसे ही नंबर डालते हैं अपना तो मार्क के पास जो है ये क्वेरी पहुंच जाती है कि आपको सॉफ्टवेयर की नीड है और फिर मार्क की तरफ से आपको कॉल आता है कि आपने ये इस तरह से कुछ क्वेरी की है, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है, आप परचेज करना चाहते हैं या कैसे आप डेमो वगैरह लेना चाहते हैं, तो वो आपको इस तरह से कॉल करेंगे। तो देखिए जैसे ही मैं मार्क का पहले से रजिस्टर्ड यूजर हूं तो ये ऑटोमेटिक मेरी वो डिटेल लेके आ जाएगा जो इनके पास रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने दिया था लाइसेंस। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा डाउनलोड। अब जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो लास्ट वाला पेज ये है कि पहले आपका डाउनलोड होगा, उसके बाद इंस्टॉल होगा, उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हैं, मतलब कि उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम वेट करते हैं कि ये डाउनलोड का ऑप्शन कब तक आएगा। देखिए डाउनलोड आ गया है और डाउनलोड स्टार्ट भी हो चुका है। तो दोस्तों डाउनलोड होने के बाद अगर आपको ये ऑप्शन दिखे, कुछ इस तरह का एरर का ऑप्शन दिखे, तो आपको घबराना नहीं है इस चीज से। आपको राइट हैंड साइड में एक जो है आपका बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको आप कीप कर दें। जैसे आप कीप करेंगे आपका डाउनलोड जो हुआ है फाइल अब आप उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए कि इसमें पहले से जो है ये जिप एक एडिशनल जो है जो फाइल कंप्रेस होती है उसको ओपन करने के लिए होता है। तो जिप को कैसे डाउनलोड करें उसका जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा कि कैसे जिप को डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आपका ये डाउनलोड हो जाए आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर एक सेटअप होगा, आप इस सेटअप पे डबल क्लिक कर दें। जैसे ही आप डबल क्लिक कर देंगे तो कुछ सेकंड के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉलेशन का। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पहले अथॉरिटी ले रहा है मेरे जो कंप्यूटर यानी कि जो मेरा लैपटॉप है
विंडोज से ये अथॉरिटी ले रहा है कि इंस्टॉलेशन होने जा रहा है, तो आप इसे यस कर दें। यस करने के बाद आपको क्या करना है, अब एक सेटअप जो आ गया है मार्क का, इस पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो बाय डिफॉल्ट सभी सॉफ्टवेयर के एक लाइसेंस एग्रीमेंट्स टर्म्स होते हैं वो आप यहाँ पढ़ लेंगे, और उसके बाद इसको आप एक्सेप्ट करें और नेक्स्ट कर दीजिए। और उसके बाद ये आपका सॉफ्टवेयर हो रहा है डाउनलोड। किस ड्राइव में हो रहा है, अगर आप यहाँ चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, या इस फोल्डर के पीछे आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे डाउनलोड्स है तो मुझे पता नहीं लगता, इसलिए मैंने एक छोटा सा रिमार्क डाल दिया कि ये डाउनलोड मैंने इस टाइम पे किया था। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे आपको जरूर क्लिक करना है क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन। जैसे मेरे में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि वो कहते हैं कि सर हमने डाउनलोड तो कर लिया पर मार्क सॉफ्टवेयर गया कहाँ है ये नहीं पता। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि इस पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, आप जरूर इस पे क्लिक करें ताकि एक शॉर्टकट आइटम आपके डेस्कटॉप पे वो बना दे। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, उसके बाद आपको इसे इंस्टॉल कर देना है। फिर ये ऑटोमेटिक जो है इंस्टॉल होने लगेगा आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में। जब आपका ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा कंप्लीट, तब ये आपसे बोलेगा कि क्या जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है उसको लॉन्च करना चाहते हैं अभी। अगर आप अभी चाहते हैं तो इस पे क्लिक ही रहने दीजिए, अगर चाहते हैं कि ये अभी लॉन्च ना हो, मैं अपने हिसाब से लॉन्च करूं, तो आप इस पे टिक करके इसको फिनिश कर दीजिए। और इसको जैसे ही वो करेंगे तो अब आप देख रहे हैं कि डेस्कटॉप पे आइकन बन चुका है मार्क का। अब हम इस पे सिंपली जो है ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूं। अब ये है फर्स्ट टाइम ओपन, जैसे जो आपने फर्स्ट टाइम ओपन किया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है ये आप जरूर ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करते हुए, नहीं तो आप कमेंट्स करेंगे कि ये चीज सर कैसे आई, ये चीज कैसे होगी। तो आप वीडियो अगर एक बार ध्यान से देख लेंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे कंपनी या डेमोन्स्ट्रेशंस आपको देखने हैं बाय डिफॉल्ट, वो आप इजीली देख पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये जो है एक एरर बता रहा है कि जो आपका स्क्रीन का जो रेजुलेशन है वो अभी ये हो रखा है, लेकिन मार्क को ये चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो मार्क सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक स्क्रीन का रेजुलेशन है, ये इफेक्ट करता है आपके प्रिंटर के ऊपर। अगर ये आप नहीं ठीक करेंगे तो प्रिंट आउट जो आप निकालेंगे वो आपका प्रिंट आउट कुछ लाइंस बाहर जाएगी, कुछ लाइंस अंदर आएगी, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो अभी मैं इसको यस कर देता हूँ। अगर आपको ये ठीक करना है तो कैसे करना है मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। मैं अभी इसको यस कर देता हूँ, और यस करने के बाद जो भी मार्क के अपडेट्स होंगे ऑटोमेटिक जो है, जो इसी सेटअप के अंदर होंगे, बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो ये प्रॉपरली जो है इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब हमको जो एक स्क्रीन रेजुलेशन का जो प्रॉब्लम हमें फेस हो रहा था वो कैसे रिजॉल्व करना है, आपको अपने डेस्कटॉप पे आना है और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो उसने क्या रेजुलेशन आपसे मांगा था, 1366। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डिस्प्ले रेजुलेशन पे। जो मार्क को जो चाहिए था वो ये चाहिए था 1366/768। तो आप अगर ये क्लिक कर देंगे तो आपको वो एरर शो नहीं होगा बिल्कुल भी। तो मैं अभी जो है इसको नहीं करता, मैं बाद में करूंगा। आप जो है इसको पहले ही कर लें ताकि आपको किसी चीज में प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो जाएगा, जब सारी कंप्लीट आपका ये हो जाएगा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का पोर्शन आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आप सबसे पहले देख रहे हैं क्रिएट ए न्यू कंपनी। तो जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक फॉर्म भरवाएगा कंपनी का कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, अगर आपका ब्रांच कोड है तो ब्रांच कोड क्या है, वेबसाइट, ईमेल, जीएसटी नंबर, अगर आप फार्मा से रिलेटेड हो डीएल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको डालनी होती है इसमें, और उसके बाद आपको ये सेव कर देना होता है। इसमें जो मस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो कंफ्यूज होते हैं इसलिए क्योंकि ये बिजनेस टाइप पे सोचते हैं कि यहाँ पे क्या चूज करना है। यहाँ पे वही चूज करना है जो आपका बिजनेस हो। अब सपोज कि आप फार्मेसी केमिस्ट शॉप है आपकी, तो केमिस्ट शॉप पे क्लिक करेंगे। आपका फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर फार्मा आप होलसेलर भी हैं तब भी यही चूज करेंगे, अगर एक होलसेलर हैं आप। और सुपरमार्केट, अगर ग्रोसरी है तब भी आप ये चूज करेंगे, सुपरमार्केट है तब भी यही चूज करेंगे। और अगर आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है या फिर आप अपनी जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है जिसको एमआरपी वाइज मेंटेन करते हैं रिटेल में, वो उसके लिए भी आप यही क्लिक करेंगे। ये अकाउंटिंग है, जैसे आप सीए हैं, अकाउंटेंट है, तो आप इसको चूज करेंगे। ऑटोमोबाइल क्लियरली समझ में आ ही रहा है कि अगर आपका कोई भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड शॉप है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे लूँ क्या, तो उसके लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दें बिलिंग जनरल।
बिलिंग जर्नल से क्या है, अंदर जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप एंटर्ड होंगे तो वहाँ पे सारे आपको नॉर्मल फीचर्स दिखेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी चूज करते हैं तो आपको इनसे रिलेटेड ही अंदर फीचर दिखेंगे। तो सपोज ये सारे बुक स्टोर के लिए है, ये एक्साइज डीलर के लिए है, ये एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब कि अगर आप कुरकुरे वगैरह ये जितने भी एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं, अगर होलसेलर भी हैं आप या डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं तो आपको यही चूज करना है। गारमेंट्स हैं आप तो गारमेंट्स के लिए ही चूज करना है। ऐसे ही जो है ज्वेलरी, मोबाइल, फार्मा, रेस्टोरेंट, ये सारे के सारे दे रखे हैं। तो आपका बिजनेस किसी में भी हो आप चूज करने। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या चूज करना है तो आप बिलिंग जर्नल को चूज कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ईजी रहेगा। तो ये तो बात होगी कि नई कंपनी की। अब बात आती है कि ये तो हमने नई कंपनी बना दी, हमें अंदर बहुत कुछ बनाना पड़ेगा जब जाके हमें डेमोन्स्ट्रेशन दिखेगा। तो बेफिक्र रहिए, जहां पे हमने न्यू कंपनी लिया था यहाँ पे आपको न्यू कंपनी ना लेकर जो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है रिस्टोर डिफॉल्ट डेमोन्स्ट्रेशंस, इस पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो कंपनी हमको अंदर दिख रही थी वही कंपनी से रिलेटेड सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेशन बने हुए हैं। सपोज कि आपका आप रेस्टोरेंट का देखना चाहते हैं डेमो, सपोज आप सुपरमार्केट ग्रोसरी वगैरह का देखना चाहते हैं, या आप केमिस्ट शॉप का देखना चाहते हैं। तो सपोज कि हमें केमिस्ट शॉप का डेमो देखना है तो आप इस पे एंटर कर दें। एंटर करने के बाद क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली कंपनी क्रिएट कर देगा, ऑटोमेटिक सारा डेटा उसमें फिल कर देगा, जैसे सेल का, कुछ परचेज का, कुछ आइटम मास्टर, जिससे आपको अंदर डेमोन्स्ट्रेशन समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये 100% कंप्लीट हो चुका है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो कंपनी जो है क्रिएट हो चुकी है। आप देख रहे होंगे डेमो केमिस्ट शॉप, इस तरह से कंपनी क्रिएट हुई है। आप इस पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको करना है मार्क गेटवे। जैसे ही आप मार्क गेटवे करते हैं तो आप कंपनी के अंदर एंटर्ड हो जाते हैं, और एंटर्ड होने के बाद फिर उसके बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो खुलने लगता है। लेकिन उससे पहले जो मार्क का एक न्यू फीचर आया है कुछ कंपनी से रिलेटेड ही, कि आपका जो आप एंटर कर रहे हैं वो आपकी कंपनी किस से रिलेटेड है। अगर आप ये सारी चीजें डिटेल डाल के रखते हैं तो ऑटोमेटिक मार्क एक जो है आपका वेबसाइट का लिंक जनरेट कर देता है, जिससे आप अपने कस्टमर को भेजेंगे तो वो आपके सारे डिटेल टाइम आपका ट्रेड वगैरह देख सकता है। लेकिन मैं इसको अभी नॉट रिक्वायर्ड कर देता हूँ। अब आपको ये जो है मेन, अब ये क्या है, एक ऑटोमेटिक जो हमने उसको नो किया है उसके बारे में ही कुछ कह रहा है। बैकअप पाथ के लिए अभी हम इसको नो कर देते हैं। ये ऑटोमेटिक बैकअप के लिए पूछ रहा था कि आप ऑटोमेटिक बैकअप लेना चाहते हैं तो उसका पाथ क्या रखना चाहते हैं, तो उसको मैंने नो कर दिया। ये आपका जो है डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो आपको सबसे पहला मेनू दिखेगा। आप सबसे पहले मेनू मास्टर में जाके इन्वेंट्री मास्टर और इन्वेंट्री मास्टर में आइटम मास्टर पे क्लिक करेंगे तो आपकी आइटम लिस्ट आपको दिख जाएगी, और यहाँ पर आप F2 बटन प्रेस करके नए आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। ये नए आइटम की विंडोज ओपन हो गई। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने डैशबोर्ड के पास ही कंट्रोल आई का बटन प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली आइटम मास्टर की लिस्ट ओपन हो जाती है। फिर यहाँ से आप F2 बटन प्रेस करके और इसे आप यस कर देंगे ताकि ये ऑटोमेटिक आपका आइटम कोड बनाए, तो आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। और फॉर्म में बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि जो भी आप आइटम बनाते हैं उस आइटम का नाम क्या है, अगर उसकी पैकिंग है तो उसकी पैकिंग का साइज़ क्या है, और यूनिट क्या है, केजी में बेचते हैं आप, पीसेस में बेचते हैं, या किसी भी यूनिट में बेचते हैं तो यूनिट बता देते हैं आप। उसके बाद अगर आप इसको जो आइटम आप सेल कर रहे हैं वो आइटम कौन सी कंपनी का है और उसका साल्ट क्या है, कैटेगरी क्या है, तो आप ये भी यहाँ पे बता सकते हैं। ये सभी चीज़ें ऑप्शनल है आपकी इन्वेंट्री को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। उसके बाद आप नीचे के पोर्शन में अगर देखते हैं तो आपको टैक्स से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं कि जो भी आप इन्वेंट्री बना रहे हैं उसका टैक्स क्या है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है रेट कि उसकी MRP क्या है, परचेज प्राइस क्या है आपका, और कॉस्ट ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर लेता है जैसे भी आपकी परचेज होगी। उसके बाद सेल रेट के लिए भी 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए कि रेट A, B, C। उसके बाद आपको कन्वर्जन स्ट्रिप मिल जाता है। अगर आप जनरली कोई आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप फार्मा से रिलेटेड है तो ये कन्वर्जन स्ट्रिप आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ पे आपके पास जो भी इन्वेंट्री है, जो भी आपके पास टैबलेट है, उसके अंदर जितनी भी टैबलेट है वो यहाँ पे आपको डालनी होती है। उसके बाद मोर ऑप्शन पे अगर आप देखेंगे तो मोर ऑप्शन पे आप ये भी लगा सकते हैं कि मिनिमम क्वांटिटी कितनी हो आपके पास, मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी हो,
और रीऑर्डर आपका कितनी क्वांटिटी पे बन जाए, और वॉल्यूम डिस्काउंट कितना देना चाहते हैं आप, ऑन क्वांटिटी कितना देना चाहते हैं, डिस्काउंट इस आइटम पे आप एप्लीकेबल रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, आइटम डिस्काउंट कितना देना चाहते हैं, ये परसेंटेज में है, कोई स्पेशल डिस्काउंट देना चाहते हैं, ऑन क्वांटिटी देना चाहते हैं, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं, परचेज प्राइस पे कितना डिस्काउंट आपको मिलता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं, इसको यूज करके आप अपनी इन्वेंट्री को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। तो मैं एक इन्वेंट्री क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज हमारे पास एक आइटम है सिपर बोतल, ये मैंने सिपर बोतल आइटम बना दिया। इसकी पैकिंग जो है 1:1 यानी एक ही आइटम है ये, और ये टैब नहीं है, ये पीसेस है और यहाँ पे भी पीसेस। अगर कोई एक ही यूनिट है आपके पास तो आप दोनों में एक एक डाल सकते हैं। अगर किसी और ट्रेड से हैं आप, अगर आपने फार्मा जब कंपनी आपने बनाया होगा फार्मा चूज नहीं किया होगा तो ये 2 यूनिट आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी, आपको एक ही यूनिट दिखेगी। उसके बाद फास्ट सर्च में अगर डालना चाहे डाल सकते हैं आप, कलर भी आप नॉर्मल रख सकते हैं। उसके बाद कंपनी की, जो ये शिपर बॉटल है ये कौन सी कंपनी का है, तो आप यहाँ पे सिंपली कीबोर्ड से एन का बटन प्रेस करके उस कंपनी की लिस्ट को आप देख सकते हैं, या फिर आप माउस से यहाँ पे क्लिक करके नो पे क्लिक कर सकते हैं, तो जिससे आपको कंपनी की लिस्ट अपीयर हो जाएगी। और अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है तो आप उसे चूज कर सकते हैं। अगर आपकी वो कंपनी नहीं है इसमें तो यहाँ पर भी आप F2 के साथ बना सकते हैं। जैसे कि ये मैंने बना दिया कि ABC कंपनी, और इस कंपनी का भी क्या सेल टैक्स है, क्या परचेज है, ये भी आप यहाँ पे पहले से ही बता सकते हैं। बट अब तो सब कुछ अलग अलग है, तो आप सिर्फ कंपनी का नाम बना लें और बाकी टैक्स आप नीचे बता दें। तो जैसे मैंने इसमें कंपनी क्रिएट करी, ऐसी साल्ट है। अगर आप साल्ट एन के बटन से सारे साल्ट आपको दिख जाएंगे, यदि नहीं है तो आप F2 करके बना सकते हैं। इसी तरह से कैटेगरी है और इसी तरह से HSN है। अगर HSN आपका है तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो आप F2 करके बना सकते हैं। और जो भी HSN के अंदर आप टैक्स डालेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, आपको मैनुअल डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप यहाँ पे MRP डाल देंगे, जो भी आपका परचेज प्राइस है। कॉस्ट ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेट हो जाती है, और सेल रेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि आप कितने कितने में इसको सेल करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई स्पेशल ऑफर है कि आप इस बाय डिफ़ॉल्ट डिस्काउंट रखना चाहते हैं इसके ऊपर 10% का जब भी इस आइटम को सेल करें, और भी इसमें कई फीचर्स हैं, इसको आप यूज़ करके अपनी इन्वेंट्री और अपनी सेल परचेज को बहुत इजी कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिंपली आप एंटर करके सेव कर सकते हैं, और अगर आप देखेंगे तो शिपर बॉटल क्रिएट हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने कोई आइटम क्रिएट कर दिया है और हम उसमें कुछ भूल गए या हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो चेंजेस हम यहाँ पे F3 के बटन से कर सकते हैं। जैसे आप F3 बटन प्रेस करेंगे दोबारा से वो फॉर्म खुल जाएगा। आप कुछ भी उसके अंदर चेंजेस करना चाहें, सपोज कि सिपर बोतल में इसमें चेंज करना भूल गया कि वन बोतल सपोज मैंने कर दिया। उसके बाद आप एंटर करके भी सेव कर सकते हैं और कंट्रोल W करके भी सेव कर सकते हैं। कंट्रोल W से आपको काफ़ी एंटर नहीं करने पड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आइटम है मेरा चेंज हो गया। तो F2 से आप क्रिएट कर सकते हैं और F3 से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज कैसे चढ़ाएं? बहुत इजी है दोस्तों। इसके लिए भी हमारे पास 2 से 3 ऑप्शन हैं परचेज के अंदर जाने के लिए। पहला ऑप्शन यही है कि आप कीबोर्ड से Alt P प्रेस करेंगे तो आपकी परचेज की एंट्री ओपन हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि जो आपको मेनू मिलता है ट्रांजैक्शन का, उस ट्रांजैक्शन के मेनू पे आप क्लिक करके परचेज में जाके और परचेज बिल पे क्लिक कर दें, तो भी आपकी परचेज की एंट्री ओपन हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है कि जो आपको मार्क के डैशबोर्ड पे ही शॉर्टकट बटन्स मिल जाते हैं, जैसे ही आप अपने शॉर्टकट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा परचेज एंट्री। तो 3 ऑप्शन है परचेज एंट्री को ओपन करने के, जैसा भी आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप उसको ओपन कर लें। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेट से। जैसे ही आप देखेंगे अपनी एंट्री ओपन करेंगे तो डेट आपसे पूछता है। जो भी आप परचेज चढ़ाना चाहते हैं, जो भी आप बिल चढ़ाना चाहते हैं, उसका जो भी डेट है, जैसे मोस्टली जो है परचेज बिल 1-2 दिन पहले के ही होते हैं, क्योंकि पहले ऑर्डर देते हैं हम,
फिर बिल जनरेट होता है, उसके बाद फिर वो हमारे पास आता है। तो बिल पे जो भी डेट हो वो डेट हमें यहाँ पे फिल करना होता है। सपोज यहाँ पे 31 मार्च है, लेकिन हमारे को जो बिल है वो बिल 28 तारीख का आया है, तो आप यहाँ पे मैनुअली 28/3 और आप ईयर डालना चाहे तो ईयर भी डाल सकते हैं। आप जैसे यस करेंगे तो आप इसको यस कर दें, क्योंकि ये जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपकी जो सिस्टम में डेट है उस डेट से ये डेट मैच नहीं हो रही। तो बेसिकली वो हमें पता ही मैच नहीं होगी, क्योंकि हमारी परचेज जो है वो बैक डेट की आती है। तो आप इसे यस कर दें। अब जैसे ही आप डेट फिल करेंगे, डेट फिल करने के बाद आपको लेजर्स दिखने लगेंगे। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो आपने परचेज ली है वो कौन सी पार्टी से ली है। यदि वो पार्टी आपकी पहले से क्रिएटेड है तो आप उसको डायरेक्टली चूज कर लेंगे। सपोज कि कुमार जनरल स्टोर है, आप उसको चूज कर लेंगे, यानी कि एंटर कर देंगे इस पे। ठीक है। अगर इनमें से कोई भी पार्टी नहीं है, वो पार्टी एकदम नई है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आपको यहीं पे F2 प्रेस करना है और एंटर करना है। उसके बाद उस पार्टी की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। डिटेल्स में जैसे उसकी कंपनी का नाम, उसका एड्रेस कंपनी का, और उसके बाद उनके मोबाइल्स नंबर, GST नंबर, जो डिटेल्स चाहिए होती है कंपनी क्रिएट और लेजर क्रिएट करने के लिए, वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे ही फिल करेंगे तो वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। हम इसको एक एग्जांपल में भी करके देख लेते हैं। सपोज कि एक SB जिससे हमने परचेज ली है वो SB ट्रेडर के नाम से है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें सेट है, बिल बाय बिल। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस है तो आप डाल सकते हैं, और एड्रेस क्या है इसका, एड्रेस भी आप बता सकते हैं। एड्रेस भरने के लिए हमारे पास 3 लाइन है। अगर किसी का एड्रेस बड़ा है तो आप इन तीनों लाइन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पिन कोड डालना चाहें, पेमेंट होल्ड, यस और नो, ये तो नो ही करेंगे आप शुरुआत में। उसके बाद ईमेल, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई मैंडेटरी चीज़ें नहीं है। उसके बाद आप अपने फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर डालना चाहें इनके तो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इनका GST नंबर डालना है यदि है। अगर कोई और भी लाइसेंस है, जैसे फूड लाइसेंस या कोई भी इस तरह का लाइसेंस है, आप वो नीचे फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। आप बस एंटर करके इसको सेव कर दें। जैसे ही आप लास्ट एंटर करेंगे तो एक डिटेल और खुल जाती है, पार्टी लेजर अदर डिटेल की। इसमें आप ये सेट कर सकते हैं कि इस पार्टी को कितना डिस्काउंट देना है, इस पार्टी की पेमेंट डे कब आती है, इस पार्टी को क्रेडिट लिमिट कितनी देनी है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते कि नहीं अभी ये करना चाहते तो आप इसको स्किप कर देंगे, और जैसे ही आप स्किप करेंगे तो देखेंगे कि SB ट्रेडर की अगर और भी डिटेल डालनी है, जैसे बैंक डिटेल वगैरह, तो ये ऑप्शन खुल गया, ये भी हमें नहीं डालना, तो इसे भी आप स्किप कर दें। अब देखेंगे कि पहले हमारे पास 4 पार्टी आ रही थी, लेकिन अब ये 5वीं पार्टी आ गई। तो अब इस तो बहुत ईजी है नई पार्टी क्रिएट करना, तो आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजिंग हो जाए कि ये नया कैसे क्रिएट करना है या कोई क्रिएटेड है उसको मॉडिफाई कैसे करना है, तो आप बॉटम साइड में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि F2 से आप नया क्रिएट कर सकते हैं, F3 से मॉडिफाई कर सकते हैं, F4 से लेजर की डिटेल देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी इन चीज़ों को देखकर आप कर सकते हैं काम। अब जैसे ही आपने पार्टी चूज़ कर ली, ये एंट्री नंबर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है परचेज के उस पर चल रही है कि सिस्टम में अब ये तीसरी एंट्री चढ़ने जा रही है। उसके बाद है पार्टी नंबर। पार्टी नंबर में आपको क्या है, पार्टी ने जो भी आपको इनवॉइस नंबर दिया है वो डालना होता है। अब पार्टी ने सपोज मुझे ये इनवॉइस नंबर दिया है। उसके बाद अब ये कह रहा है कि ये जो सप्लायर है, इस सप्लायर को आपने टैक्स पे किया है या नहीं किया है। ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हमने जब इसकी पार्टी बनाई तो इसमें हमने GST नंबर नहीं डाला। जिसमें आप GST नंबर नहीं डालेंगे सिर्फ ये उसी में पूछेगा। तो मैंने इसको टैक्स पे किया है, मैं इसे यस कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या क्या प्रोडक्ट लिए हैं इनसे आप यहाँ पे बता देंगे। सपोज कि कुरकुरे 100 रुपये MRP वाले। अब जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि आप अगर फार्मा से हैं तो यहाँ पे बैच और एक्सपायरी का कैसे डालें, अगर आप गारमेंट से हैं तो इसमें साइज़ कैसे डालें। तो देखिए, जब आप अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वहीं पे आप चूज़ कर लेते हैं कंपनी स्ट्रक्चर, वर्किंग स्ट्रक्चर को पहले से ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सेट हो जाती है। तो मैंने जो ले रखा है वो FMCG ले रखा है, इस वजह से मेरे को MRP वाइज दिखा रहा है।
और जहाँ पे मुझे ये एमआरपी डालने के लिए कह रहा है, अगर आपने फार्मा चूज़ किया होगा तो आपको यहाँ पे बैच और एक्सपायरी डालने के लिए पूछेगा। अगर आपने गारमेंट चूज़ कर रखा है वहाँ पे तो आपको ये साइज़ डालने के लिए पूछेगा, साइज़, आर्टिकल्स, कलर्स, इस तरह की चीज़ें। तो जो भी आप ट्रेड को चूज़ करेंगे कंपनी बनाने के टाइम पर ही, तो उसके हिसाब से ही अंदर आपको सभी चीज़ों का सेटअप मिलेगा। तो आप जैसे कि मैं यहाँ एमआरपी डाल देता हूँ कि 100 रुपये का ही है और 250 का स्टॉक परचेज किया है और 40 की जगह मुझे ये 39 रुपये में मिला है। उसके बाद आपको एमआरपी डिटेल विंडो दिखती है। अगर आप यहाँ पे टैक्स चेंज करना चाहें या डील्स आपको किस में मिलती है या आप अपना सेल रेट यहाँ पे डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो ऑलरेडी आइटम्स क्रिएटेड हैं वो तो हमने चूज़ कर लिए, सपोज़ कोई नया आइटम आए तो उसको कैसे चढ़ाएं। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे क्या है, F2 करना है। F2 करना है आपको अपनी आइटम की विंडो के अंदर ही। अगर आप यहाँ पे F2 करते हैं तो देखिए कुछ और ही हो जाएगा, यानी कि नई सेल एंट्री पे ले जा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको एंटर करना है। जब आपकी आइटम की विंडो खुल जाएगी, ये कैसे पहचानेंगे आप, यहाँ पे आपका आइटम लिखा होगा, ये आइटम की विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे मैं F2 करता हूँ और मेरे पास सपोज कि कोई नया आइटम आया है, मेरे पास चिप्स आए हैं। आप आइटम का नाम डाल देंगे। अगर आप रैक वाइज मेंटेन करते हैं तो आप रैक डाल सकते हैं। उसके बाद आप यूनिट पीसेस में है, किस में है, ये डाल सकते हैं। कंपनी कौन सी है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी का आप बता सकते हैं। कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं इसको। उसके बाद आप HSN वगैरह डालकर MRP अगर यहाँ पे डालना चाहें तो डाल सकते हैं। परचेज रेट डाल सकते हैं आप अपना, और सेल रेट भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद और भी डिटेल है आइटम की, जैसे मिनिमम क्वांटिटी, डिस्काउंट सेट करना, ये सारी चीज़ें। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये मेरा आइटम क्रिएट हो गया। अब आपने देखा मैंने इंस्टेंटली यहीं पे आइटम क्रिएट किया है और इंस्टेंटली मैं यहीं पे इसकी परचेज की एंट्री कर देता हूँ। तो जिससे क्या है, आपका टाइम बहुत बचेगा। अब जब आपके सारे के सारे आइटम ऐड हो जाएं, यानी कि यहाँ पर जो भी आपने परचेज लिए, जितनी इतनी क्वांटिटी की, जितने जितने रेट की, जब वो आपके एंटर्ड हो जाएं, तो इस बिल को सेव कैसे करना है। इस बिल को सेव करना है एकदम लास्ट लाइन, यानी कि सबसे लास्ट लाइन में ये लाइन आपकी ब्लैक हो जाएगी, उसमें आपको Ctrl W करना है। उसके बाद अगर आपको डिस्काउंट आया है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट बता सकते हैं। यदि डिस्काउंट नहीं है तो आप इस पर एंटर करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको देखिए एक ऑप्शन मिलेगा, वांट टू चेक। अगर आपका बैलेंस मैच नहीं कर रहा आपके बिल से, इस बिल के अमाउंट का, तो आप उसको रीवेरीफाई करें कि जो आपने टैक्स डाला है वो टैक्स तो कहीं गलत नहीं डल गया जिस वजह से आपका अमाउंट मिसमैच हो रहा है। या फिर आप अपने रेट चेक करें कि जो आपको रेट मिला है उसमें तो कहीं आपने कोई मिसमैच नहीं कर दिया। यदि आपकी सारी चीज़ें ओके हैं तो आप इसको नो कर दीजिए। जैसे ही नो करेंगे आप एंटर, और उसके बाद अगर आपने इस पार्टी को कैश पेड किया है तो आप यहाँ पे उस अमाउंट को टाइप कर देंगे, नहीं किया तो आप डायरेक्टली इसको एंटर करके सेव कर देंगे। अब ये परचेज जो है सेव हो चुकी है। स्केप करेंगे। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं जैसे स्टॉक में जाता हूँ, करंट स्टॉक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टॉक ऐड हो चुका है। और मैंने एक आइटम जो बनाया था चिप्स 250 ग्राम, 50 स्टॉक इसका भी आया था, ये भी ऐड हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सेल की एंट्री कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेल की एंट्री करने के लिए आपके पास 3 से 4 ऑप्शन है। आप उन 3 से 4 ऑप्शन को यूज करके अपनी सेल की एंट्री को ओपन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप अपने कीबोर्ड से Alt+N का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से Alt+N का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी सेल की एंट्री ओपन हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि जो आपको मेनूज दिखते हैं उसमें आपको एक ट्रांजैक्शन का मेनू दिखेगा। यहाँ पे आप सेल के स्लैब में जाके आप बिल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही बिल पे क्लिक करेंगे तो आपकी सेल की एंट्री ओपन हो जाएगी। और तीसरा ऑप्शन है, आपको मार्क के डैशबोर्ड पे ही एक शॉर्टकट बटन्स मिल जाते हैं। आप यहाँ पर अपने जो ट्रांजैक्शन के अंदर सेल है उसको आप बाहर लगा सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे
तो आपकी सेल की एंट्री ओपन हो जाएगी। तो ये 3 ऑप्शन है अपनी सेल की एंट्रीज को ओपन करने के लिए। तो आपको जैसा भी सूटेबल हो आप वैसे ही ओपन कर लें। उसके बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें, जब आप एंट्री ओपन करेंगे तो डेट ऑटोमेटिक जो है चलती रहती है, ठीक है। तो जो भी आपकी करंट डेट होगी वो करंट डेट आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर के डेट के हिसाब से फिल हो जाएगी। आप इस पर एंटर करेंगे। जब आप एंटर करेंगे तो आपको दिखेगी कि जो आप सेल करना चाहते हैं वो किस लेजर को सेल करना चाहते हैं, मतलब किस पार्टी को सेल करना चाहते हैं। अगर सेल करना चाहते हैं तो अगर आपकी पार्टीज बनी हुई है ऑलरेडी तो आप उसे चूज कर लेंगे, यानी कि उस पर एंटर कर देंगे। सपोज कि अगर आपकी पार्टी यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपकी पार्टी नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली F2 प्रेस कर देंगे और उसके बाद आप एंटर करके उसकी सारी डिटेल फिल कर देंगे, जैसे उसकी फर्म का नेम, एड्रेस, GST नंबर, ये सारी चीज़ें फिल करके आप जैसे ही सेव करेंगे तो वो पार्टी आपको यहाँ पे दिखने लगेगी। तो आप इंस्टेंटली यहीं पे लेजर बना सकते हैं जिससे आपका टाइम भी बच जाए। तो अब मैं चूज़ कर लेता हूँ, जैसे मुझे अग्रवाल ट्रेडर्स को बिल करना है। उसके बाद है बिल नंबर। बिल नंबर आपका ऑटोमेटिक चलता है। उसके बाद है MR। अगर फार्मा में बात करें तो MR जो है सेल्समैन ही होता है। अगर आप किसी अदर ट्रेड से हैं, कोई और आपका बिजनेस है, तो ये जो MR है, MR का मतलब सेल्समैन ही है। अगर सेल्समैन वाइज आप बिलिंग करते हैं तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप इस पर एंटर करेंगे तो आपका जो ये प्रोडक्ट के पोर्शन पे पहुंच जाएगा और आप यहाँ पे बताएंगे कि क्या आप प्रोडक्ट इनको सेल करना चाहते हैं। तो आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं आप जो भी सेल करना चाहते हो आप सर्च करना स्टार्ट कर दो। आप जैसे ही सर्च किया आपने, अब सपोज कि कुरकुरे मुझे इसे 50 पीस बेचने हैं 15 रुपए के हिसाब से। देखिए इसमें अलर्ट भी आता है, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं किसी ऐसे रेट में जो आपकी परचेजिंग से भी क्या है नीचे है, तो ये आपको बता देगा कि आपका ये लॉस है। तो आप उसके हिसाब से एक्शन ले सकते हैं कि आपको ये कितने में बेचना है। अब जैसे ही आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे कि मैंने जैसे इस पे रेट डाला, दोबारा से मैं एक रेट डाल देता हूँ, और जैसे ही रेट डालो तो एक ऑप्शन इनेबल हो जाता है यहाँ पे कि रेट चेंज स्टोर इन। इसमें क्या है कि जो आपकी पार्टी है, जैसे ये अग्रवाल ट्रेडर्स हैं जिनको मैं बिल कर रहा हूँ, अब मैं अगर चाहता हूँ कि अग्रवाल ट्रेडर को कुरकुरे का रेट 46 रुपये का ही जाए जब भी मैं इसको बिल करूँ, तो आप इसके लिए पार्टी स्पेशल पे एंटर कर देंगे। जैसे ही आप इस पे एंटर कर देंगे, कभी भी आप अग्रवाल ट्रेडर का बिल बनाएंगे तो ऑटोमेटिक इसको 46 रुपये का ही रेट जाएगा। और ऐसे ही अगर आपने सभी पार्टियों को अलग अलग कर रखा है, किसी को 45, किसी को 44, तो जब भी आप सेल करेंगे तो आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि इसको कितना रेट देना है, इसको कितना रेट देना है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है कि वन टाइम ही आपको पार्टी स्पेशल कर देना है और सेकंड टाइम पे आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना। तो जैसे ही मैंने ये एक आइटम ले लिया, ऐसे ही आपके जितने भी आइटम हैं आप सभी आइटमों को चूज़ कर लेंगे कि कितने का सेल करना है। और ऐसे ही अगर और भी आइटम है तो आप उसको चूज़ कर लें। जब आपके आइटम कंप्लीट हो जाएं, अब आपको बिल सेव करना है, तो आपकी जो ये लाइन है ब्लैक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद कंट्रोल W प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, और कंट्रोल W प्रेस करते के साथ ही ये डिस्काउंट पे आ जाएगा, बिल डिस्काउंट पे। अगर आप बिल डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, नहीं देना चाहते तो आप एंटर कर देंगे। और उसके बाद अगर इस अग्रवाल ट्रेडर ने आपको कुछ कैश दिया है तो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, यदि नहीं दिया तो आप खाली छोड़कर इसको सेव कर देंगे। उसके बाद एडजस्टमेंट पूछता है कि जो भी इसका बैलेंस चल रहा है उससे इसको एडजस्टमेंट करना है, इसको आप नो ही कर दीजिए। अब जैसे ही आपका जो बिल क्रिएट हो गया है, अब इसका प्रिंट आउट करना है आपको। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 2 3, अगर आपको इसका 3 प्रिंट आउट चाहिए तो अपने 3 नंबर टाइप कर देंगे तो आपके 3 प्रिंट आउट निकल कर आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रिंट आउट निकालने से पहले इसको देखना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से F का बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप F का बटन प्रेस करेंगे तो जो भी आपका प्रिंट निकलने वाला है उससे पहले आपको उसका प्रीव्यू दिख जाएगा कि किस तरह से आप उसको देख पाएंगे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख लें। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि एक ही प्रिंट निकालना तो डायरेक्टली आप इस पर एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर कर देंगे तो आपका एक प्रिंट निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 2 प्रिंट निकले, 3 प्रिंट निकले, तो 2 टाइप कर दें या 3 टाइप कर दें, आपके उतने प्रिंट निकल जाएंगे।
तो बहुत इजी है कि किस तरह से सेल करें। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यानी कि मॉडिफाई कैसे करें, यानी कि सेल बिल को आप मॉडिफाई कैसे करें, आज हम ये सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल बिल को मॉडिफाई करने के लिए आपके पास दो तरह के ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप ट्रांजैक्शन में जाके सेल में आए और सेल में आपको मॉडिफाई बिल पे क्लिक करना है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आपका कीबोर्ड से है कि आप ऑल्ट M का बटन दबाएं और डायरेक्टली वो विंडो अपीयर हो जाएगी और आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो जैसे अगर आपको आपके सेल बिल का नंबर याद है तो आप डायरेक्टली सेल बिल नंबर डाल सकते हैं। अगर आपको सेल बिल नंबर याद नहीं है तो आप यहाँ पे जैसे स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो वो बिल जो था आपका वो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, आज का है, कल का है, परसों का है, 7 दिन पहले का है, महीने का है, तो आप यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं। यदि आपको कस्टम यानी आप अपने हिसाब से डेट वाइज निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेट वाइज कर सकते हैं। और यदि आप सभी बिलों को देखना चाहते हैं यहाँ पे ए बटन प्रेस कर दें, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑल टाइम यहाँ पे रहता ही है। तो ये मैंने आपको जो बताया, और भी एडिशनल फीचर्स हैं। अगर आप किसी बिल को ढूंढ रहे हैं ऑल टाइम में आपके सभी बिल आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक बिल निकल कर आए जिसको आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो बिल आपने आज बनाया होगा, कल बनाया होगा, परसों बनाया होगा, नरसों बनाया होगा, एक हफ्ते पहले बनाया होगा, या एक हफ्ते या 14 दिन पहले बनाया होगा, या महीने भर पहले बनाया होगा। तो सारे के सारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे कल का सिलेक्ट करना है तो ये मुझे कल की एंट्रीज दिखाएगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे कि आप अपने अकॉर्डिंग आप निकाल सकें इसको। तो मैं इसको एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे कुछ बिल बने हुए हैं। सपोज कि ये जो दिल्ली की पार्टी है यानी कि दिल्ली ट्रेडिंग कंपनी है, इसका बिल मुझे मॉडिफाई करना है। आप किसी का भी बिल मॉडिफाई करें, आप उसी पार्टी यानी कि उसी बिल पे आप एंटर करें। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे मिडिल साइड में, देखिए आपको कुछ बटन्स अपीयर हो जाते हैं। जैसे नेक्स्ट से यानी कि अगर इसके कोई अगला बिल होगा जो उसके नीचे होगा वो अपने आप आ जाएगा। और मॉडिफाई से जो भी इसके अंदर आइटम, क्वांटिटी, रेट, MRP, डेट, पार्टी, ये सारी चीज़ें आप मॉडिफाई कर सकते हो। प्रिंट से आप दोबारा प्रिंट ले सकते हो। डिलीट से ये बिल डिलीट हो जाएगा आपका। कैंसिल से आपका ये बिल जो है नंबर यही रहेगा और ये बिल कैंसिल हो जाएगा। व्यू से आप व्यू करके देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास एक ही आइटम है तो हम तो वैसे व्यू कर सकते हैं। सपोज कि अगर आपके एक ही बिल में 27-28 तरीके के अलग अलग आइटम्स गए हैं तो उसको अगर व्यू करना है तो आप इस पर क्लिक करके व्यू कर सकते हो। अमेंडमेंट करना है, कुछ अमेंडमेंट कर सकते हो। डिटेल्स देखनी है, ईमेल देखना है या ईमेल करना है आपको पार्टी को तो ईमेल कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। प्रीवियस यानी कि जो इससे पहले का बिल है, क्लिक करेंगे तो इससे पहले का बिल आ जाएगा। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हम क्वांटिटी चेंज करें या रेट चेंज करें या हम डेट चेंज करें या हम और भी इसमें आइटम एंटर करें, तो उसके लिए हमें करना होगा मॉडिफाई पे क्लिक। ठीक है, मॉडिफाई पे क्लिक किया। ये बता रहा है कि ऑलरेडी मतलब 10,000 रुपये इनके क्रेडिट हो चुके हैं। तो अगर किसी बिल के अगेंस्ट में आपने अगर अपने पेमेंट ली होगी तो वो भी आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखा देगा कि आपने इतने पैसे ले रखे हैं। तो आप इसे ओके कर दें नॉर्मली। अब सबसे पहले पोर्शन पे रुकता है ये पार्टी के। अगर पार्टी चेंज करना है, स्पेस का बटन दबा के आप पार्टी चूज कर सकते हैं। उसके बाद है डेट कि अगर सपोज कि ये डेट जो है 31 में कट गया बट ये बिल आपका 30 तारीख में जाना था, 30 तारीख का कटना था, तो आपने 30 तारीख का इसको कर लिया। उसके बाद बिल नंबर आपका अगर चेंज करना, बिल नंबर चेंज कर सकते हैं। MR अगर डालना चाहते हैं MR डाल सकते हैं। अगर कोई रेट लोड करना चाहते हैं, सपोज कि ये रेट जो है आपका A में बिल हो गया लेकिन आप इन सभी को MRP में बिलिंग करना चाहते हो तो आप इसे यस करके यहाँ पे आपके सभी रेट आ जाते हैं कि आप MRP में बिल करना चाहते हो या अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट परचेज करना चाहते हैं। तो जैसा भी आप करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद सपोज कि मैंने इस पर एंटर किया कि ये 200 क्वान्टिटी नहीं 250 क्वान्टिटी जानी है, 50 का रेट नहीं 55 का रेट जाना है। उसके बाद मुझे अगर और भी आइटम ऐड करने, जैसे मुझे इसमें चिप्स भी ऐड करने थे बट मैं करना भूल गया, और मुझे लेस भी ऐड करने हैं तो मैं लेस भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने जो आइटम मतलब जो भी मुझे करेक्शन करनी थी, चाहे क्वांटिटी की हो, MRP की हो या आपके पार्टी की हो या डेट की हो, मतलब कि कोई भी करेक्शन आप कर सकते हैं बिल जनरेट करने के बाद में। और इस बिल को फिर सेव करना है आपको। नॉर्मली जब आप सेल बिल की एंट्री करते हैं और लास्ट के पोर्शन पे यानी खाली लाइन पे आप
कंट्रोल W या एंड का बटन दबा के इसको सेव कर सकते हैं। अगर आप कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं डिस्काउंट दे सकते हैं। और जैसे ही सेव करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा कि पहले जो इनका बिल था यानी रेड कलर में जो आपको शो कर रहा है 12,600 का था, बट अब इसका बिल जो है वो 16,884 रुपये का हो चुका है। तो आप इसको, और एक पोर्शन पे रुका हुआ ये कैश रिसीव, यानी कि अगर इस बिल के अगेंस्ट में कोई कैश रिसीव हुई है आपको तो आप यहाँ पे उसका अमाउंट डाल सकते हैं, नहीं है तो अदरवाइज इसको आप खाली छोड़कर एंटर करके सेव कर दें। तो देखा आपने कि कितना आसान है बिल को मॉडिफाई करना, चाहे बिल के अंदर आपको क्वांटिटी, रेट, MRP या आपको पार्टी डेट आपको या आइटम कुछ भी अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं इजीली। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। परचेज को मॉडिफाई कैसे करें, या उसके अंदर अगर कोई आइटम एक्स्ट्रा डल गए हैं या कोई अमाउंट गलत हो गया आपसे या XYZ कुछ भी एंट्रीज आपके जो है उसमें कुछ भी करेक्शन अगर करनी है, चेंजेस अगर करने हैं तो उसको कैसे करें, आज हम सीखेंगे इसी चीज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपके पास जो है आपको जाना है ट्रांजैक्शन में आपको जाना है परचेज, और परचेज में आपको ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई बिल। जैसे ही आप मॉडिफाई बिल पे क्लिक करेंगे तो आपको अगर बिल नंबर याद है, यानी कि जो भी आपने परचेज चढ़ाई है अगर उसका बिल नंबर याद है तो आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। यदि आपको बिल नंबर याद नहीं है तो आप कस्टम पे आके डेट डाल सकते हो कि वो कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक का बिल है, या फिर आप जो आपने परचेज चढ़ाया है वो आज का है, कल का है, या लास्ट वर्किंग डेट का है, या वीक का है, या ऐसे है, मतलब 7 दिन पहले। अगर आपको इसमें से चूज करना है आप इसमें से चूज कर सकते हैं, या फिर आप A प्रेस कर दें यहाँ पे ऑल टाइम, मतलब आपने वो परचेज कभी भी चढ़ाया हो और कोई सी भी डेट में चढ़ाया हो तो ऑल टाइम आप कर दो और एंटर करके इसको अब आ जाओ। अब यहाँ पे जितनी भी आपकी परचेज चढ़ी हुई होगी वो सारी की सारी परचेज आ जाएगी। अब आप कौन सी परचेज को मॉडिफाई करना चाहते हैं उसको इंडिविजुअली जाके सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप इस पे एंटर करें। सपोज कि मैं ये SB ट्रेडर पे एंटर कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसका चेंज करना है। अब जैसे ही आप इस पे एंटर करोगे तो आप देखेंगे मिडल साइड में नेक्स्ट है कुछ बटन्स आपको दिखने लगते हैं। नेक्स्ट, मॉडिफाई, प्रिंट, डिलीट, कैंसिल, व्यू, अमेंडमेंट, डिटेल, कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर हमें मॉडिफाई करना है, मतलब इसके अंदर अगर आइटम बढ़ाने हैं या किसी आइटम का रेट गलत हो गया है या किसी आइटम की क्वांटिटी गलत हो गई है या फिर GST मैच नहीं है आपका, या XYZ कुछ भी इसके अंदर की करेक्शंस आपको करनी है तो आप मॉडिफाई पे एंटर करेंगे। मॉडिफाई पे एंटर करने के बाद सबसे पहले ये आपसे पूछता है पार्टी। अगर देखिए आपका जो कर्सर है वो पार्टी के पास ब्लैक हो गया है, अगर आपको अपनी पार्टी चेंज करनी है, हो सकता है कि आपने जो परचेज चढ़ाई है उसमें पार्टी का जो नेम है वो गलत है, कोई और लेजर इसमें आपने डाल दिया। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पेस का बटन दबाएं और आप जो भी जिस पार्टी का भी ये है उस पर एंटर कर दें। आपसे ये पूछेगा कि आप इस पार्टी को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे टाइप कर दो श्योर। जैसे ही आप श्योर टाइप करोगे आपकी पार्टी चेंज हो गई है। अब अगर आपको बिल डेट चेंज करना है, सपोज कि जो आपने बिल चढ़ाया था वो किसी और डेट का था और ये जो आपने डेट डाली वो कोई और डेट डल गई, तो आप यहाँ पर वो डेट डाल सकते हैं। उसके बाद अगर गलती से अगर आपसे कोई बिल नंबर गलत डल गया है तो आप उस बिल नंबर को ठीक कर सकते हो। उसके बाद जो है ये ऑप्शन बोलता है कैलकुलेशन के। अगर आपको यहाँ कैलकुलेशन चेंज करनी हो कि इंक्लूसिव GST लगाना है या एक्सक्लूसिव GST लगाना है, या रेट जो आप लग रहे हैं आपके परचेज के आप कोई और रेट लगाना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे कैलकुलेशंस के ऑप्शन है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आपको ये रिक्वायर्ड हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं। 99% इसकी रिक्वायर्ड नहीं होती, डिफॉल्ट चलता है। अब ये आपके जो है आइटम के डिस्क्रिप्शन पे आ गया है। अब सपोज कि ये जो कुरकुरे है ये 250 पैकेट नहीं परचेज करे, इसको हमने 300 करे हैं, गलती से 250 डल गए, इसका रेट हमें 39 नहीं 40 आया है। और यहाँ पर आप अपना सेल रेट MRP वगैरह चेंज कर सकते हैं। मुझे 50 में सेल करना है और आप बता सकते हैं कि स्पेशल रेट अगर आपको किस किस पार्टियों के लिए रखना है आप यहाँ भी बता सकते हैं और बाद में भी इसको सेट कर सकते हैं। तो जैसे आपने कुरकुरे का चेंज किया ऐसे ही आप और को भी चेंज कर सकते हैं, या कोई आइटम आप डालना भूल गए
तो आप आइटम को भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने इसमें पार्टी भी चेंज कर दिया है, डेट भी चेंज कर दिया है और क्वांटिटी भी चेंज करा है, रेट भी चेंज किया है और आइटम को ऐड भी किया है। और सिंपली इसको आपको सेव करना है जैसे आप इसको सेव करते हैं परचेज एंट्री के टाइम पर। कंट्रोल W से भी आप सेव कर सकते हैं, एंड के बटन से भी सेव कर सकते हैं और एंटर करके इसको। और यहाँ पे आपको बता भी देगा कि आपका जो ओल्ड बिल है, यानी कि पुराना बिल जो था आपका 12,075 का था और जो अब बिल आपका बना है वो 14,700 का बना है सारी करेक्शन करने के बाद में। फिर उसके बाद आप इसको एंटर करके सेव कर दें और स्केप आप करेंगे तो देखिए आपका बिल ये चेंज हो चुका है। तो दोस्तों बहुत आसान है कि जो भी आपने परचेज चढ़ाई हुई है, अगर उसमें कोई भी करेक्शन करनी है, आइटम चेंज करना है या आपको पार्टी चेंज करनी है, रेट चेंज करना है, क्वांटिटी चेंज करनी है, कुछ भी अगर चेंज करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। पेमेंट की एंट्रीज कैसे करें, जिससे भी हम परचेज लेते हैं अपनी और लेने के बाद उनको हमें पेमेंटें करनी होती है या फिर हमारे जो भी एक्सपेंसेस हैं उस एक्सपेंसेस को हमें मेंटेन करना है तो उसके लिए भी हमें पेमेंट की एंट्रीज करनी होती हैं। तो आज हम देखते हैं कि पेमेंट की एंट्रीज कैसे करें और किस तरह से उसको करा जाता है। प्रैक्टिकली आप देखें, अब इसके लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है कि आप दो ऑप्शन के थ्रू अपनी परचेज की एंट्री को ओपन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने अकाउंट्स के मेनू के अंदर जाके सबसे पहले ये वाउचर एंट्री, और वाउचर एंट्री में आप पेमेंट में जाके पेमेंट को ही चूज़ करें। जैसे ही आपने पेमेंट को चूज़ किया और आपके पास एंट्री ओपन हो गई। पहला तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको अपने मार्क के डैशबोर्ड पे ही जो शॉर्टकट बटन्स होते हैं वहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और 2023 अब जैसे ही डेट फिल कर लेंगे तो ये लेज़र ओपन हो जाएगा और लेज़र ओपन होगा तो सभी तरह के लेज़र यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे चूज़ करना है, क्योंकि आप जिसके लिए भी पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं वो तो आपको डेफिनेटली याद हो गई। तो ये मैं पेमेंट की एंट्री कर रहा हूँ SB ट्रेडर के लिए। तो SB ट्रेडर मैंने चूज़ कर लिया और इसका बैलेंस भी देखो 12,075 रुपये हैं, जो कि मैंने पिछली परचेज में लिए थे। अब जैसे ही आपने इस पे एंटर किया तो आपने कितनी पेमेंट इनको करी, अब सपोज कि मैंने इसको 10,000 की पेमेंट करी है और जैसे ही अब उस अमाउंट को डालेंगे तो ये बिल एडजस्टमेंट ओपन हो जाएगा और आपको बताना है कि ये जो 10,000 की पेमेंट है ये किस अगेंस्ट में दे रहे हैं। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो इनके जितने भी बिल एंटर हुए होंगे तो वो सभी आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि ये बिल इसका एंटर हुआ है जो कि 28 तारीख का इसका बिल है और 12,075 रुपये का इसका बिल है। तो ये मैंने चूज़ कर लिया, इसको मैंने इससे एडजस्ट कर दिया। उसके बाद आप सिंपली एंटर करें। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपने इनको कैश पेमेंट की है या आपने इनको बैंक से पेमेंट की है। वो कैसे, जैसे ही आप कैश के पोर्शन पे पहुँच जाएंगे तब आपको यहाँ पर नीचे भी देखने को मिलेगा कि अगर आपको मोड चेंज करना है तो स्पेस बार का बटन दबाएं, जिससे हम स्पेस देते हैं कीबोर्ड में, उस स्पेस के बटन को दबाना है और यहाँ पे आपके पेमेंट मोड, यहाँ पे जो आपका पेमेंट मोड है वो ओपन हो जाएगा। अब सपोज़ कि मैंने इसको ICICI बैंक से पेमेंट दी थी, मैं इसको यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद जो भी चेक नंबर आपने दिया या NEFT करी है या IMPS की है उसका नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप इसको एंटर करके सेव कर देंगे। तो बहुत सिंपल है पेमेंट की एंट्री करना। अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कि जो अभी हमने पेमेंट की एंट्री करी है उसके बिहाफ पे जो लेजर है हमारा उसका अमाउंट एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं बुक्स के अंदर और बुक्स में ऑल लेजर, और मेरी जो पार्टी थी वो SB ट्रेडर। देखिए तो पहले जो इसका बैलेंस था वो 12,075 का था, लेकिन अब जो इसका बैलेंस है वो 2,075 का है। अब मैं इस पर एंटर करके इसकी डिटेल्स भी देख लेता हूँ। तो देखिए कि ये 28 तारीख को परचेज बिल आया है 12,075 का और मैंने इनको 29 तारीख को पेमेंट कर दी 10,000 की। अब जो इनका बैलेंस है वो 2,075 रुपये का। तो बहुत इजी है अपनी पेमेंट की एंट्री कर। इसको भी ओपन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यही है कि आप अकाउंट्स के मेनू में जाके वाउचर एंट्री और रिसिप्ट पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक कर देंगे आपकी एंट्री ओपन हो जाएगी। पहला तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो मार्ग का डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे जो शॉर्टकट बटन्स होते हैं वहाँ पे आपको रिसिप्ट पे क्लिक करना है और आपकी एंट्री ओपन हो जाएगी।
तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे, आप अकाउंट से ओपन करना चाहें अपनी रिसिप्ट की एंट्री, या आपको जो डैशबोर्ड पे मिलता है शॉर्टकट बटन वहाँ से करना चाहें, आप क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है मेरे को 31 तारीख को ही जो है रिसिप्ट मिली है, तो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद कौन सी कंपनी से है लेजर खुल जाएगा, तो मुझे ये दिल्ली ट्रेडिंग कंपनी से पेमेंट आई है। उसके बाद कितने रुपए आई है आप यहाँ पे डाल देंगे कि मुझे ये 10,000 रुपये की आई है, और ऑटोमेटिक फिर ये खुल जाएगा एडजस्टमेंट। आप उस पर क्लिक करेंगे कि किस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट आई है आपकी ये, और आप यहाँ बता देंगे कि ये इस बिल के अगेंस्ट में आई है, और एंटर करके आप, उसके बाद आता है पेमेंट मोड कि आपको ये कैश मिला है या आपको बैंक या फिर बैंक में। तो आपको यहाँ पे स्पेस का बटन दबाना है जहाँ पे ये कैश है। आप नीचे भी पढ़ सकते हैं कि आपको पेमेंट मोड चूज़ करने के लिए स्पेस का बटन दबाना है, और आप यहाँ पे अपने बैंक को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर पार्टी ने चेक दिया है तो चेक नंबर डालें, यदि IMPS या NEFT की है तो NEFT नंबर डालें यहाँ पर। उसके बाद नॉर्मली एंटर करके इसको सेव कर दें। तो सिंपली ये बहुत कि किस तरह से रिसिप्ट की एंट्री हम करें। और अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि जो हमने एंट्री की है वो बिल से एडजस्ट हुई है या नहीं हुई है, बैलेंस उसका अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो चेक कर लेते हैं। बुक्स में आते हैं, और लेजर और पार्टी थी हमारी दिल्ली ट्रेडिंग कंपनी। तो देखिए पहले इसका 12,600 रुपये का बैलेंस था, बट अब इसका जो बैलेंस रह गया है वो 2,600 का है। और डिटेल हम देखना चाहते हैं तो आप इसी पे एंटर करके इसकी स्टेटमेंट देख लें। इनको बिल जनरेट हुआ है 31 तारीख को, जो बिल था वो 12,600 का था, उसके अगेंस्ट में ही हमको 10,000 की पेमेंट आ गई, यानी कि अब इसका जो बैलेंस रह गया वो 2,600 का रह गया। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जो भी आइटम का हमें ओपनिंग बैलेंस डालना होता है, या जो हमारे पास लेजर है पहले से बने हुए, उनका अगर ओपनिंग बैलेंस हमें डालना है तो वो ओपनिंग बैलेंस हम कैसे डालें, तो बने रहे आप मेरे साथ। आपको आना है मास्टर में। मास्टर में आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा ओपनिंग बैलेंस का। अब इस ओपनिंग बैलेंस में सबसे पहले आ रहा है लेजर, उसके बाद आ रहा है स्टॉक। लेजर में यानी कि जो भी आपकी सेल, परचेज, एक्सपेंस किसी भी तरह की पार्टीज हैं, उसका आप लेजर से मतलब क्लिक करके उनका बैलेंस ओपनिंग में डाल सकते हैं। उसके बाद है स्टॉक, यानी कि जो भी आपके पास आइटम्स हैं, स्टॉक पे क्लिक करके उसका भी आप ओपनिंग डाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले लेजर को समझ लेते हैं। लेजर पे मैंने क्लिक किया, और सपोज करिए कि ये अग्रवाल ट्रेडर है, इसके लेजर में हमें 50,000 का बैलेंस डालना है, जो कि हमें इनसे लेना है। तो एंटर किया मैंने। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे 50,000 का अमाउंट डाल दें, और यहाँ पे DR और CR दिखेगा आपको। इस केस में क्या है कि अगर आपको इनसे लेना है अमाउंट तो DR यानी कि DR डालोगे आप। अगर 50,000 का अमाउंट आपको इन्हें देना है तो आप CR डालोगे, यानी कि क्रेडिट, और DR का मतलब डेबिटर। तो आप इस पे एंटर कर दें, और एंटर करने के बाद अगर किसी स्पेसिफिक बिल का है तो आप उस बिल नंबर को यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर कोई भी आप यहाँ पे रिमार्क डाल सकते हैं। सपोज कि मैंने डाल दिया कि लास्ट बैलेंस, और डेज आप डाल सकते हैं कि कितने दिन हो चुके हैं। अगर बिल है मतलब बिल की वैल्यू है कोई, तो वैल्यू डाल सकते हैं आप। उसके बाद आप इसको सेव कर दें। तो देखिए ये 50,000 इसमें ऐड हो चुके हैं। इसी तरह आप किसी भी लेजर में ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें आइटम का ओपनिंग बैलेंस डालना है तो वो कैसे डालें। दोबारा से आप मास्टर के मेनू में आए, स्टॉक ओपनिंग पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर दें। ये फिल्ट्रेशन का होता है कि अगर आपको फिल्टर करना है स्टॉक तो उसके लिए पूछता है वो। उसके बाद आपकी सभी आइटम की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब सपोज कि चिप्स का जो आइटम है इसकी हमें ओपनिंग डालनी है, तो आप इस पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फिर आपको दोबारा से एंटर करना है, और सबसे पहले जो है आपको MRP डालनी है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आप फार्मा ट्रेड से हैं तो आपका यहाँ पे बैच क्यों नहीं आ रहा, और अगर आप गारमेंट ट्रेड से हैं तो आपका साइज क्यों नहीं आ रहा, या फिर आप किसी और ट्रेड से हैं तो यहाँ पे आपकी ट्रेड की चीज़ क्यों नहीं आ रही। देखिए जब आप कंपनी बनाते हैं, कंपनी बनाने के टाइम पे जो आप चूज़ करते हैं कंपनी का वर्किंग स्टाइल, यानी कि कंपनी वर्किंग स्टाइल जो चूज़ करते हैं कि फार्मा शॉप है या फिर गारमेंट शॉप है या फिर कोई भी शॉप है, तो जो चूज़ करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आपको वो फीचर्स देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने FMCG सिलेक्ट कर रखा है, और FMCG में सभी MRP वाइज काम होता है। अगर मैं फार्मा चूज़ करता तो ये जो मैं
MRP 60 रुपये डाल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे बैच डालना होता, एक्सपायरी डालनी होती। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब सपोज कि मैंने 60 रुपये की MRP डाल दी, इसका स्टॉक मेरे पास 550 का है और इसको मैं सेल करूँगा जो कि 50 रुपये में, और परचेज रेट मेरा जो ये पड़ा है वो पड़ा है मेरे को 40 रुपये का। और भी आप अपनी तरह से रेट डाल सकते हैं, जितने भी आप रेट A B C D देख रहे हैं ये आप अपने हिसाब से रेट यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं कि ये जो है स्टॉक आपके पास कब तक के डेट का है। तो मैंने इसको अपडेट कर दिया कि ये मेरे पास 31 मार्च तक का है। जैसे ही अभी डिटेल डाल देंगे उसके बाद वो फिर से खाली पोर्शन पे आ जाएगा। अगर आपके पास इनके अगर और भी स्टॉक है, यानी कि अगर कोई फार्मा से अगर आपके पास और भी बैच हैं तो आप उस बैच को एंटर कर लें। अगर आप गारमेंट सेक्टर से हैं, अब इसमें जितने भी साइज आपके पास हैं तो साइज एंटर कर लें। अब जैसे कि ये FMCG है तो मेरे पास अगर 70 रुपये की MRP का भी कोई सामान पड़ा है तो मैं 70 का भी एंटर कर सकता हूँ। जब आपके सारे के सारे बैच या MRPs या आपके साइज चढ़ जाएं, लास्ट वाले पोर्शन पे आपको एंड का बटन प्रेस करना है। एंड के बटन प्रेस करते ही आपको जो है सेव का ऑप्शन पूछता ही है, उसको आप यस करें और उसके बाद जो भी आपने परचेज रेट डाला है और जितनी भी आपने क्वांटिटी डाली है उसके हिसाब से जो भी स्टॉक का वैल्यूएशन है वो यहाँ पे देखने लग जाता है। तो आप इसको स्किप कर दें। यदि आप अपने हिसाब से कोई स्टॉक का वैल्यूएशन डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसके स्किप कर देंगे, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। तो मैंने स्किप किया, आप देख रहे हैं कि 550 स्टॉक ऐड हो चुका है। इसी तरीके से आप सभी आइटमों को कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हर चीज की एंट्री करते हैं, उसकी रिपोर्ट हम कैसे देखें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक रिपोर्ट, जैसे कि पिछली वीडियो में देखेंगे तो मैंने सेल रिपोर्ट बताया हुआ है कैसे देखते हैं, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक जो परचेज बुक है वो कैसे देखते हैं। तो आप बुक में आके एंट्री बुक, और एंट्री बुक में आप परचेज बुक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जिस तारीख से जिस तारीख तक देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे डेट को, और आप इसको ओके कर देंगे। तो देखेंगे कि हमने टोटल जो परचेज की है वो 2 एंट्री परचेज की है और टोटल जो है 5140 रुपए की जो है परचेज टोटल हमारे पास आई है। तो ये है बेसिक। अगर हम इसी में पार्टी वाइज देखना चाहें तो आप परचेज बुक पे क्लिक करके डेट डिफाइन करें और उसके बाद आप इसको यस करें। अब जैसे मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि अपोलो का, तो देखेंगे कि आप सिर्फ अपोलो की एक ही एंट्री निकल कर आई, यानी कि पार्टी से रिलेटेड जो भी परचेज आई होगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो होने लगेगी। तो ये हो गया बेसिक, अगर आप बेसिक तरीके से देखना चाहते हैं अपनी बुक को, जिसमें आपको अमाउंट भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप आएंगे डेली रिपोर्ट में। डेली रिपोर्ट में आप देखेंगे परचेज रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं, डे वाइज समरी, मंथ वाइज समरी, बिल वाइज समरी। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे और जिस तारीख से भी जिस तारीख तक, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने मंथ वाइज किया था तो ऑलरेडी ये 1 से 30 तक एंटर्ड हो गया ऑटोमेटिक। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप सिर्फ 25 दिन का देखना चाहते हैं, 24 दिन का देखना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से डेट को मॉडिफाई कर देंगे। तो जैसे ही मैंने व्यू पे क्लिक किया तो मंथ वाइज में नवंबर में टोटल मेरी इतनी परचेज 5140 की परचेज नवंबर में आई है। अगर मैंने और भी परचेज इसमें चढ़ाए होते तो मेरे को नवंबर, अक्टूबर, सितंबर के अकॉर्डिंग मुझे दिखता। तो मैंने सिर्फ 2 से 3 परचेज चढ़ाई हुई है आपके टेस्टिंग के लिए। तो डेली रिपोर्ट में परचेज रिपोर्ट आप ये समझ गए कि डे वाइज, मंथ वाइज, बिल वाइज। डे वाइज में दिन के हिसाब का दिखाएगा, मंथ वाइज में जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि नवंबर, अक्टूबर, इस हिसाब से आपको दिखाएगा। बिल वाइज में पर्टिकुलर किसी एक बिल का ही दिखाएगा आपको। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं सप्लायर वाइज स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो आप इसको डेट डिफाइन करके यस करें, और किस सप्लायर का देखना चाहते हैं आप उस पर स्पेस का बटन दबा के सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल आपको देखने हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली उस पर एंटर कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पे एंटर किया तो इसकी स्टेटमेंट पूरी आ गई कि 20 तारीख 11वें महीने को जो एक परचेज चढ़ी है वो 1089 रुपये की चढ़ी हुई है।
तो ऐसे ही अगर इसकी और भी परचेज होते हैं, और भी जो भी चीज़ें होती वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं अगर उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सिंपल सा स्टेप है कि जो भी आप रिपोर्ट देखें, चाहे मैंने आपको जो दिखाया है स्टेटमेंट दिखाया है, इसके अलावा अगर कुछ भी आप देखते हैं इस पर, तो बॉटम साइड में आपको जो है बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इसको एक्सेल में कन्वर्ट करके वहाँ से भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या PDF पे क्लिक करके GUI को व्यू करें और उसके बाद अपने आप यहाँ पे प्रिंटर पे क्लिक कर दें। A4 शीट में आपका ये प्रिंट आउट होकर निकल कर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका एक्सेल निकालना, तो एक्सेल पे आप क्लिक करें और उसके बाद कंटिन्यूसली एंटर कर दें। ऑटोमेटिक जो है इस जो भी आपने स्टेटमेंट निकाली है इसका ऑटोमेटिक एक्सेल जनरेट कर देगा। आपके डेटा के अकॉर्डिंग जो है टाइम लेगा, जैसे इसमें कुछ सेकंड का ही टाइम लिया है, हो सकता है अगर आपका डेटा बड़ा हो तो 1 मिनट का भी टाइम आपका लग सकता है। तो जैसे ही मैंने इसका एक्सेल निकाला तो आप देखेंगे कि इसका एक्सेल निकल गया, हमारी कंपनी का नाम, उसके बाद जिस सप्लायर का नाम है और जो भी इसके साथ आपकी ट्रांजेक्शन्स हुई है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल गई। अब इसको आप जहाँ पे भी सेव करना चाहें फाइल में जाके सेव एज कर सकते हैं, चाहे डेस्कटॉप पे चाहे कहीं पर भी। तो सभी मोड आपके पास अवेलेबल हैं, प्रिंट आउट निकालने की भी, एक्सेल में कन्वर्ट करने की भी। तो आपको जो भी यहाँ पे परचेज रिपोर्ट में जो भी आपको दिख रहा है आप उस पर क्लिक करके उस चीज को निकाल सकते हैं। और भी नीचे आपको दिख रहा होगा सेल्फ लाइफ स्टेटमेंट, परचेज डिफरेंस स्टेटमेंट। परचेज डिफरेंट स्टेटमेंट में क्या है कि जो भी आप परचेज चढ़ाते हैं अगर उसका प्राइस एक्यूरेट नहीं चढ़ा है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, अगर आपकी परचेज का प्राइस नहीं चढ़ा ठीक से, तो ताकि आपको ये GST रिटर्न में हेल्प कर दे। और उसके बाद आप किसी पे भी क्लिक करके व्यू करके अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी अप एंड डाउन करते हैं तो आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे। उसके बाद आप जाएंगे रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट में आपको मिलता है परचेज एनालिसिस। तो यहाँ पर भी आप जो है कंसोलिडेट परचेज बुक देख सकते हैं, परचेज बुक देख सकते हैं, प्रॉपर टैक्स क्या है, और उसके बाद आप उसका नेट अमाउंट देखना चाहें, टैक्सेबल अमाउंट देखना चाहें, रेट क्वांटिटी देखना चाहें, तो जिस हिसाब से भी आप उसको मतलब करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर एक रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर इसका भी आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलते, जैसे कि आपको डेली रिपोर्ट में मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको करना है Alt P और उसके बाद आप इसको व्यू पे एंटर करें, और किस हिसाब से देखना चाहते हैं ये आप यहाँ पे बता दें कि ओनली लास्ट टोटल देखना चाहते हैं या फिर उसके बाद पहले वाले ऑप्शन को। तो जैसे भी अब जैसे ही आपने इस पे एंटर किया तो वो सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे डेली रिपोर्ट में मिलते हैं। अब इसको आप PDF पे क्लिक करके GUI व्यू करके प्रिंट आउट ले सकते हैं इसका। तो आप जो है अपनी रिपोर्ट डेली रिपोर्ट में भी आप परचेज रिपोर्ट को जैसे मर्जी देखना चाहें क्लिक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी की हेडिंग लिखी हुई है कि कंपनी वाइज समरी आपको दिखाएगा कि आपने सपोज कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के कितने प्रोडक्ट परचेज किए हुए हैं या फिर लीफोर्ड के कितने परचेज किए हुए हैं, तो सभी आपको यहाँ पे कंपनीज वाइज दिखाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट वाइज देखना चाहते हैं, सप्लायर वाइज देखना चाहते हैं तो क्लिक करके आप व्यू करके देख सकते हैं। अगर मैं ये आपको सारी रिपोर्ट इंडिविजुअल दिखाने लग जाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इस पर क्लिक करके देखिए, अगर कोई भी आपको इशू आता है आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और ऐसे ही आपका परचेज एनालिसिस है, आप इसमें भी ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा अपनी रिपोर्ट में परचेज की, ना ही कुछ रिपोर्ट डेली रिपोर्ट में समझ में आ रहा है, ना ही कुछ रिपोर्ट में समझ में आ रहा है, तो आप डेली रिपोर्ट में बिजनेस एनालिसिस पे आप क्लिक करें और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट को जनरेट करें। अब जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि पहले आपका बिल नंबर आए या पहले आपकी एरिया आए या पार्टी, सपोज की पार्टी रख लेते हैं पहले, कि पहले पार्टी का नाम आए, उसके बाद आइटम का नाम आए और उसके बाद परचेज एनालिसिस करना चाहते हैं, समरी में चाहते हैं, डिटेल चाहते हैं या दोनों एक साथ चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक आप चाहते हैं ये आप डिफाइन कर देंगे और शो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी परचेज आपको मिल गई। और इसमें भी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स हैं जो कि आपको क्लियर नहीं हो रहा कि ये क्या हैं, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं कॉलम फिल्टर का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जो जो आपको चाहिए उस परचेज में आप उस पर क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे, और जो नहीं चाहिए उसे अनटिक कर देंगे और इसको डन कर देंगे। तो देखिए आपकी परचेज कितनी शॉर्ट हो गई है। और इस रिपोर्ट को आप सेव भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो आपको दोबारा से ही चूज ना करना पड़े, तो इसको आप सेव कर सकते हैं जिस नाम से भी आप करना चाहें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिपोर्ट देखें तो ये आपको फाइल सेव्ड मिले।
तो रिपोर्ट सेव होगी। अब यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन आएगा कि इसका प्रिंट आउट लेना हो तो आप डायरेक्टली GUI प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं, या पहले आप देखना चाहें तो आप GUI व्यू पे क्लिक करके इसको पहले देख सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंटर पे क्लिक करके प्रिंट आउट, यहाँ पे जो प्रिंटर का ऑप्शन आता है प्रिंटर पे क्लिक करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सेल में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ पे यहीं सामने आपको एक्सेल मिल जाता है। एक्सेल पे आप क्लिक करेंगे, इसे यस करेंगे और ओके करते ही आपके डेटा के अकॉर्डिंग, अगर डेटा ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, अगर डेटा कम है तो कुछ सेकंड में आपका डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारा डेटा कन्वर्ट हो चुका है, अगर आप देखेंगे तो जो हमने रिपोर्ट निकाली वही रिपोर्ट हमें मिल गई यहाँ पे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई रिपोर्ट आपको नहीं मिल रही है आपके हिसाब से, तो डेली रिपोर्ट में जाके आपके पास बहुत अच्छा टूल है कि बिजनेस एनालिसिस से आप अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। या फिर आप अपने परचेज में जाके ये सारी रिपोर्टें देख सकते हैं, रिपोर्ट में जाके परचेज एनालिसिस में ये सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिपोर्ट हम किस किस तरह से देख सकते हैं और क्या क्या ऐसे ऑप्शन हैं जिसको हम अब बहुत इजी तरीके से अपनी जो भी हम सेल करते हैं पार्टी वाइज, आइटम वाइज, और जो भी हमारे मल्टीपल पेमेंट्स मोड होते हैं उसको हम कैसे देखें, तो इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक एंट्री बुक की, जो कि आप बुक्स में आए और एंट्री बुक में आकर आप अपने सेल बुक पे क्लिक करें और आप यहाँ पे जिस डेट से भी जिस डेट तक अपनी सेल बुक देखना चाहते हैं एंटर करके उसे यस कर दें। और आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल इतने बिल आपके कटे हुए हैं और आपकी टोटल सेल 14,303 रुपए की है। अब इसी में एक चीज और भी है, जैसे कि अगर आप देखना चाहें पर्टिकुलर किसी एक ही पार्टी का अगर देखना चाहें कि आप देखना चाहते हैं कि जो भी एक पार्टी है, तो इसे आप यस कर दें, सिलेक्टेड लेजर को यस करें और अपनी एक पार्टी को आप सर्च करें और उसी पार्टी के आपको क्या है बिल्स, जो भी ट्रांजेक्शन्स उसके साथ हुई होंगी वो सारी बिल्स आपको देखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये तो है एकदम बेसिक मोड, जिससे आप एंट्री बुक भी अपनी देख सकते हैं कि टोटल सेल कितनी कटी है और उसके बाद कितने की सेल है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से, ये बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रॉपर सेल रिपोर्ट की, तो आप डेली रिपोर्ट में आए और डेली रिपोर्ट में आने के बाद आप सेल रिपोर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं जिसको आप पढ़कर भी समझ जाएंगे कि ये किस, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये किस तरह की रिपोर्ट आपको दिखाएगा। तो जैसे कि मैं पहले अगर देखूं तो ये मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट है, मतलब कि आपने कैश कितना कलेक्शन किया है, बैंक कितना कलेक्शन किया है, उसकी अगर आप रिपोर्ट देखना चाहें तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे जब तक देखना चाहते हैं और उसके बाद आप इसको व्यू कर देंगे। तो आप देखेंगे कि कैश जो है टोटल 222 रुपए का आया है इन 30 दिनों में, और फोन पे जो है 200 रुपए का आया है, ICICI बैंक पे जो है 200 रुपए का कलेक्शन आया है टोटल। तो ये मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट है, आप बहुत इजीली क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई अगर क्वेश्चन हो कि हम ये फोन पे के, ICICI बैंक, मतलब जो भी बैंक के लेजर है कैसे बनाएं, तो वो आप मास्टर में आके लेजर मास्टर में और न्यू लेजर पे क्लिक करके बैंक में बना सकते हैं, बैंक के इसमें, क्योंकि आपका जो फोन पे है और जो भी आपका बैंक अकाउंट है, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स आपके बैंक में ही जाती है। तो इनके आप डिफरेंट लेजर बना सकते हैं ताकि आप एक प्रॉपर रिपोर्ट देख सकें कि पूरे महीने में फोन पे का कितना बैलेंस है, पेटीएम पे कितना बैलेंस है और जो भी आपका मेन अकाउंट है उसका कितना बैलेंस है, तो वो आप प्रॉपर रिपोर्ट देख सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो जैसे ही मैंने कि आपको बताया कि जैसे ही आप इसको वो पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी और आप इसको क्लिक करके डायरेक्ट व्यू करिए, इसमें कोई आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्लिक करें, डेट डालें, उसके बाद आप व्यू करें और चेक करें कि जो आपने क्लिक किया है क्या ये प्रॉपर वही रिपोर्ट है या नहीं है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं अपनी रिपोर्टों को। तो अब जैसे कि मैंने आपको मोड ऑफ पेमेंट दिखाया, ऐसी मल्टी करेंसी है। उसके बाद डॉक्टर एंड पेशेंट, जैसे अगर आप केमिस्ट शॉप से बिलोंग करते हैं, केमिस्ट शॉप की जो है आपके पास अगर रन करते हैं, तो आपको सारी की सारी जो पेशेंट और डॉक्टर की रिपोर्ट्स हैं वो मिल जाती है, आपको कमीशन देखने को मिल जाता है। और अगर आप B2B में हैं, फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर हैं या आप कोई भी B2B का वर्क करते हैं, तो आपको यहाँ पे पार्टी वाइज आपको सारी की सारी रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। अब डे वाइज रिपोर्ट देखना चाहें कि कौन से दिन कितने बिल कटे, कितनी ट्रांजेक्शन हुई है। अगर मंथ वाइज देखना चाहें, अगर बिल वाइज देखना चाहें, पर्टिकुलर एक बिल को देखना चाहें कि क्या स्टेटमेंट है उसकी। और फिर उसके बाद आप स्टाफ की वर्किंग देख सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर लगे हुए हैं
तो आप ये देखना चाहें कि राम ने कितनी ट्रांजेक्शन करी है, श्याम ने कितनी करी है, तो वो भी आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद प्रोडक्ट वाइज, पार्टी वाइज, कंपनी वाइज, सप्लायर वाइज, डिफरेंट तरीके से आप अपनी रिपोर्टें देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करके अपनी रिपोर्ट क्लिक करके व्यू करें और अपनी रिपोर्ट देखें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कुछ भी इसमें अप डाउन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपके सॉफ्टवेयर में नहीं आएगी। तो जैसे हमने यहाँ बात करी, ऐसे ही आपको रिपोर्ट में एक सेल एनालिसिस मिल जाता है, जिसमें आपको कंसोलिडेट सेल बुक, रिटर्न्स और MIS मिल जाता है। तो ये सभी आप क्लिक करके व्यू करके देखें, ये सभी सेल्स से रिलेटेड ही रिपोर्ट है और सभी के ऑप्शन पे लिखा भी हुआ है। अब जैसे कि ये पढ़ेंगे, आपकी आइटम वाइज सेल है और इसके अंदर जो भी आप पढ़ेंगे और जिस हिसाब से भी आपको रिपोर्ट चाहिए तो आप वो क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है ऑल आइटम मंथ्स, तो इसमें क्या है, सभी आइटम भी दिखाएगा और जो भी उसकी सेल होगी और उसके पीछे आपका मंथ दिखेगा कि कौन से मंथ में, और ऐसे ही पार्टी आपको दिखेगी यहाँ पे। तो ये सभी सेल से रिलेटेड रिपोर्ट है, आप क्लिक करके व्यू करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सबसे आपको मैं एक सॉलिड ऑप्शन बताने जा रहा हूँ जो कि आपकी कंफ्यूजन जो भी होगा रिपोर्ट से रिलेटेड वो दूर कर देगा। आप डेली रिपोर्ट में जाएं, बिजनेस एनालिसिस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे जो मुझे चाहिए रिपोर्ट, वो रिपोर्ट मुझे मिल नहीं रही है, तो आप यहाँ इस वाले ऑप्शन को चूज करें और जो भी आप चाहते हैं यहाँ पे मैनुअली क्लिक करके और अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप चाहते हैं कि पहले बिल नंबर आए और उसके बाद आइटम आए कि उस बिल में कौन सा आइटम सेल हुआ, उसके बाद आप सेल एनालिसिस चाहते हैं, उसके बाद समरी चाहते हैं, आप डिटेल चाहते हैं या दोनों एक साथ चाहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आप डेट चूज कर सकते हैं कि कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक आपको चाहिए। और उसके बाद जैसे आप शो पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि बिल नंबर आ गया और उस बिल में जो भी आइटम है वो आ गए। जैसे कि आपने यहाँ पे बताया कि बिल नंबर आए पहले और उसके बाद आपने बताया कि आइटम आए, तो ये सभी चीजें आ गई हैं। अब इसमें भी क्या है कि बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं कि फ्री, क्वांटिटी, नेट, ये बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें ना आए, जो आप चाहते हैं वो आए, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं कॉलम फिल्टर का, आप यहाँ पे क्लिक करें और जो आप चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं ब्रिकेज एक्सपायरी ना आए, रेट अमाउंट ना आए, ये वाला फ्री भी ना आए, नेट सेल अमाउंट आए, ये आप चाहते हैं, और टैक्स अमाउंट शो, अगर टैक्स अमाउंट चाहते हैं टैक्स अमाउंट आए, फ्री क्वांटिटी ना आए, सेल क्वांटिटी आए। उसके बाद आप इसको डन करें और आप देखेंगे कि जो आप चाहते थे वही चीज आपको मिलेगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन वो है कि अब इसको आपको सेव करना हो इस फॉर्मेट को, जैसे कि जो ये आपने रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाया है इसे सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे सेव रिपोर्ट फॉर्मेट, इस पे क्लिक करेंगे और आपने डाल दिया बिल वाइज रिपोर्ट, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसको मैं प्रिंट आउट करूं या मैं इसका एक्सेल निकालूं, तो आप GUI व्यू करें और व्यू करने के बाद जो भी आपका प्रिंटर अटैच होगा आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सेल निकालूं तो आप एक्सेल पे क्लिक कर दें और इसे यस करें, आपका एक्सेल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। कुछ सेकंड या 1 मिनट का समय लग सकता है आपके एक्सेल को जनरेट होने में, वो डेटा पे डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना बड़ा है। एक्सेल जनरेट हो चुका है, ये देखिए, जैसे कि जो भी हमने रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें एक्सेल मिल चुका है। अब इस एक्सेल को जैसे भी आप यूटिलाइज करना चाहें यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से हम अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। अगर हमें रिपोर्ट इनमें से नहीं मिल रही सेल की कोई भी, और इनमें से हमें कोई भी रिपोर्ट में भी कोई सेल की रिपोर्ट नहीं मिल रही जो हम चाहते हैं, तो आप डेली रिपोर्ट में आके बिजनेस एनालिसिस पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टॉक के बारे में, आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी हो स्टॉक से रिलेटेड, चाहे वो रिपोर्ट देखने की हो, चाहे वो स्टॉक को फिल्टर करने की, या किसी भी तरह से कोई भी अगर क्वेरी है तो यहाँ पे आज क्लियर होने वाली है। आप बने रहे मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने मार्कसॉफ्ट को जैसे ही ओपन कर लेंगे तो आपको मेन्यू सेक्शन में एक स्टॉक्स का मेनू मिलेगा और इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हम समझ लेते हैं करंट स्टॉक का। जैसे ही आप करंट स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये करंट स्टॉक वो हैं जो लाइव आपके पास बच गए हैं सेल परचेज करने के बाद।
तो ये है आपके सारे के सारे करंट स्टॉक। अब यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे सारे खाली 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 आपके कुछ स्टॉक ऐसे दिख रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे सिर्फ वही स्टॉक दिखे जो अभी आपके पास लाइव है, अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप कीबोर्ड से F10 की प्रेस करें। तो जैसे ही आप F10 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वही स्टॉक दिखेगा जो स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। जो स्टॉक आपके पास नहीं है वो अब आइटम आपको कोई सा नहीं दिखेगा। और वापस आप वैसे ही करना चाहते हैं जिसमें आपके सभी तरह के स्टॉक दिखें, तो दोबारा से आप F10 की प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से। तो अब यहाँ पर सारे के सारे ऐप के आइटम वैसे ही आ जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है स्टॉक एनालिसिस। ये बहुत पावरफुल ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये नया ही ऑप्शन अभी रिलीज हुआ है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं वीडियो के लास्ट में। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिल्टर स्टॉक की। जैसे ही आप फिल्टर स्टॉक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखेंगे आप। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखता है कि कंपनीज, जैसे कि फार्मा में बात करें या डिपार्टमेंटल में बात करें, या कुछ ऐसे ट्रेड हैं जहाँ पे बहुत सारी इन्वेंट्री होती है और आपको समझने में, एक एक करके देखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप यहाँ पे इस मेनू को यस करें और आपके सामने जो है आपकी कंपनीज खुलकर आ जाएगी, जितने भी आइटम की कंपनीज हैं। और जिस कंपनी का भी आप आइटम देखना चाहते हैं उस कंपनी को आप सिलेक्ट करें और उसके बाद आप उसको एंटर करके आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो वही कंपनी आपको दिखेगी जो कंपनी आपने सेलेक्ट करी है स्टॉक के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारे फिल्टर हैं। जैसे कि मैंने आपको कंपनी बताया, ऐसे ही बैच के फिल्टर हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बैच वाइज आपका स्टॉक दिखे तो पहले आप देख रहे होंगे कि सिर्फ आइटम का नाम आ रहा था, पैकिंग आ रहा था, उसके बाद स्टॉक, उसके बाद यूनिट। अब बीच में देख रहे हैं आप कि यहाँ पे बैच भी आ रहा है, एक्सपायरी भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें और भी इतने तरीके से फिल्टर हैं कि आप अपने जिस आइटम को भी ढूंढना चाहते हैं या जिसकी रिपोर्ट भी आप देखना चाहते हैं तो ईजिली इसको देख सकते हैं अपना टाइम बर्बाद किए वगैरह। तो जैसे कि मैंने ये दो ऑप्शन आपको बताए, कंपनी और बैच, ऐसे ही यहाँ पे साल्ट का भी ऑप्शन है। आप जैसे ही इसको यस करेंगे आपके सारे साल्ट खुल जाएंगे। उसके बाद उस साल्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे तो आपको वो रिपोर्ट दिखेगी। और यहाँ पे अब जैसे कि आप कहेंगे कि यहाँ तो सिर्फ कंपनी का नाम है और उसके बाद साल्ट है। अब आपको सपोज कि एमआरपी के हिसाब से अपने आइटम को ढूंढना हो या एचएसएन के हिसाब से अपने आइटम को ढूंढना हो या कैटेगरी के हिसाब से अपने आइटम को ढूंढना हो, तो वो कैसे ढूंढेंगे? तो लास्ट वाला ऑप्शन देख रहे होंगे आप, मोर ऑप्शन। इस पे आप जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे इतने सारे फिल्टर हैं कि कोई और सॉफ्टवेयर आपको ये फिल्टर्स दे ही नहीं पाएगा इतने टाइम में। तो आप इसको एमआरपी वाइज भी मतलब अपने स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। सप्लायर वाइज भी कर सकते हैं कि आपका जो आइटम सप्लाई करता है उसके लेजर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड जो वो आपके साथ इन्वेंट्री देता है वही इन्वेंट्री आपको शो होने लगेगी। कैटेगरी वाइज कर सकते हैं, एचएसएन वाइज कर सकते हैं। परचेज टाइप में आप जैसे कि लोकल से परचेज करते हैं या बाहर सेंट्रल से परचेज करते हैं तो वो भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती है आपकी कि नार्कोटिक्स, शेड्यूल H1 और शेड्यूल H किससे रिलेटेड होती है तो वो भी आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। अगर रैक वाइज मेंटेन करते हैं तो रैक वाइज भी फिल्टर लगा सकते हैं। और मैन्युफैक्चर अगर आपने सभी आइटमों में डाला हुआ है, मैन्युफैक्चर के हिसाब से फिल्टर करना चाहते हैं तो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर के ऑप्शन हैं। आप किसी भी फिल्टर को चूज करके अपनी इन्वेंट्री को ईजिली ढूंढ पाएंगे जैसे आप चाहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया फिल्टर स्टॉक का। उसके बाद आप देखेंगे बैच स्टॉक। बैच स्टॉक में वही है जो हमने फिल्टर स्टॉक में बैच सेलेक्ट किया था, सेम एज इट इज वैसा ही है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप बैच पे क्लिक करेंगे तो अपनी कंपनी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हैं जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको। उसके बाद जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे आइटम का नाम भी दिखेगा पहले रो में, दूसरे रो में पैकिंग दिखेगी, यहाँ पे तीसरे रो में बैच, एक्सपायरी, स्टॉक और ये यूनिट। तो इस तरीके से आप अपना स्टॉक देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन होगा कि जो भी आप ये रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं, इस रिपोर्ट को प्रिंट आउट करना हो या इस रिपोर्ट का आपको एक्सेल चाहिए हो तो कैसे लेंगे? तो सिंपली आप जो है एकदम बॉटम साइड में देखेंगे, नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एक्सेल का लोगो दिख रहा है। इस पे आप क्लिक करके जैसे ही एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेल जनरेट हो जाएगा। और ये एक्सेल जो है जनरेट होने में कितना टाइम लगेगा वो आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डेटा कितना है। इसमें 1 मिनट भी लग सकते हैं आपको और कुछ सेकंड भी लग सकते हैं। तो मैं आपको एक एक्सेल पे क्लिक करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। एक्सेल जनरेट हो चुका है जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो रिफ्लेक्शन है। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ सॉफ्टवेयर को तो आप पीछे देखेंगे तो मेरा एक्सेल जनरेट हो चुका है जैसे भी मैं एक्सेल चाहता था।
तो इसी तरीके से आप अपना एक्सेल को जो है जनरेट कर सकते हैं, फिर यहाँ से उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो आपको ये क्लियर हो गया बैच का भी। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है डंप स्टॉक, कुछ ऐसे स्टॉक जो आपके स्टॉक नहीं निकलते, जैसे कि यहाँ पे डेज भी दे रखा है 60 दिन, आप अपने हिसाब से भी अपने डेज वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आप फिल्टर लगा सकते हैं कि आप किस कंपनी का स्टॉक डंप देखना चाहते हैं। उसके बाद जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो स्टॉक आपको यहाँ पे नजर आने लग जाएंगे। इसका भी आप एक्सेल ले सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपको नेक्स्ट है वो बैन, होल्ड एंड बैन स्टॉक। जो स्टॉक आप होल्ड कर देंगे, बैन कर देंगे, उसकी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और स्टॉक को होल्ड कहाँ से करना है, बैन कहाँ से करना है, ये आपको आइटम मास्टर से दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कोई भी आइटम बैन नहीं है, कोई भी होल्ड नहीं है। और जैसे ही आप देखेंगे इसमें अब है अगला स्टॉक वैल्यूएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी ट्रेडरों के लिए, चाहे वो फार्मा में हो, चाहे जनरल हो, चाहे किसी भी ट्रेड से बिलोंग करता हो। स्टॉक वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये पता लगता है कि आपका जो भी स्टॉक है उसका वैल्यूएशन कितना है। जो भी आपकी दुकान में माल रखा है, जो भी, चाहे आप B2B में हो चाहे B2C में हो, तो जितने का भी आपका माल है वो किस तरह से आप देखना चाहते हैं, अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, या फिर MRP के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, या फिर अपने परचेज रेट के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो वो सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे खुद से भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको फिल्टर के ऑप्शन मिल रहे हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर एक कंपनी का स्टॉक देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे डिपार्टमेंटल में हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत सारे प्रोडक्ट देती है कि दुकान पर, तो आप ये देखना चाहो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के कितने तक का, मतलब कितने वैल्यूएशन तक स्टॉक है आपके पास, तो वो भी अच्छे से फिल्टर कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट रहता है कॉस्ट, और मैक्सिमम जो देखते हैं हम स्टॉक वैल्यूएशन वो कॉस्ट के हिसाब से ही देखते हैं। तो पहले मैं कॉस्ट के हिसाब से दिखा देता हूँ आपको स्टॉक वैल्यूएशन। तो जैसे ही मैंने स्टॉक वैल्यूएशन किया तो आपको ये नीचे की साइड में दिखेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो स्टॉक का वैल्यूएशन है मेरे, वो है 1,06,519 रुपये का। और अगर मुझे देखना है ये अब कि ये स्टॉक बिकने के बाद मेरे पास कितना पैसा आ सकता है, तो यहाँ पे आप MRP के हिसाब से अगर सेल करते हैं तो MRP चूज करके एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे मुझे दिखेगा 1,28,321 रुपये का, जो मुझे मिलेगा बिकने के बाद। या फिर आप B2B में काम करते हैं तो आप अपने पहले से ही रेट सेट करके रखते हैं AB, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और इसमें भी आपका अगर ये क्वेश्चन है कि ये जो आपने स्टॉक वैल्यूएशन देखा है उसका हमें एक्सेल वगैरह निकालना है, तो हर एक ऑप्शन में एक्सेल का ऑप्शन आपको नीचे ही दिखेगा, आप इस पर क्लिक करके निकाल सकते हैं एक्सेल। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें, तो वो है मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। ये जो है इसकी रिपोर्ट आपको देखने से पहले अपने आइटमों को सेट करना होता है। इसी के हिसाब से मैं आपको इन्वेंट्री में ले चलता हूँ। अब ये जितनी भी इन्वेंट्री है, अब जैसे ही आप कोई नया आइटम बनाते हैं तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है मोर ऑप्शन के अंदर। मोर ऑप्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कि मिनिमम क्वांटिटी, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम क्वांटिटी। ये क्या है कि जो भी आप आइटम बना रहे हैं या जो भी आपका आइटम है, आप ये चाहते हैं कि मेरे पास, सपोज कि मोबाइल के पावर बैंक की बात कर लेते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास पावर बैंक मेरी दुकान में कम से कम 10 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 होना चाहिए। अगर आपके पास 15 से ऊपर अगर पावर बैंक आ जाते हैं तो आप उसको अरेंज करेंगे या फिर वापस भेजेंगे अपने वेंडर को, या आपके पास पावर बैंक 10 से नीचे हो जाते हैं तो आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपके पास 7 पावर बैंक बचे हैं, 3 पावर बैंक की आपको ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो है ये मिनिमम मैक्सिमम लेवल काम करता है। आप सभी आइटमों के अंदर डालकर रखेंगे पहले से, तभी इसकी रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने कुछ आइटमों में, 1-2 आइटमों में मैंने डाल के रखा है आपके टेस्टिंग के लिए, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने मिनिमम पे काम क्लिक किया, और यहाँ पर भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। आपको मैक्सिमम हर जगह फिल्टर लगाने का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो मैंने इन 2 आइटमों पे लगाया हुआ है कि मिनिमम मेरे पास ये 40 का स्टॉक होना चाहिए और मैक्सिमम मैंने इसमें डाल रखा है 45 का। तो आप देखेंगे कि मेरे पे 40 का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन मेरे पे करंट जो मेरे पे लाइव स्टॉक है वो 37 का है, 37 पीस का। तो इसमें मुझे ज़रूरत कितने की है ये बता भी रहा है कि रिक्वायर्ड 3, मतलब कि 3 क्वांटिटी मेरे को इसमें रखना जरूरी है मेरे इन्वेंट्री के हिसाब से जो मैंने डिसाइड किया।
और ऐसे ही जो है इसमें मैंने रखा हुआ है 20 मेरे पास मिनिमम होने चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास 17 है, तो इसमें भी मुझे 3 की ज़रूरत है। तो जैसे आपने ये देखा ऐसे ही सेम टू सेम आपको मैक्सिमम लेवल स्टॉक में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी जो है आप अपना एक्सेल वगैरह निकाल सकते हैं। नीचे की साइड में आपको ऑप्शन मिल जाता है ताकि आप अपना एक्सेल निकाल कर देख सकें, आप उसका प्रिंट आउट ले सकें और उसी के हिसाब से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकें, ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। जैसे और जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं उनको ढूंढना पड़ता है, हर एक इन्वेंट्री को चेक करना पड़ता है, कितने पीस बचे हैं, कितने पीस नहीं बचे हैं, तो इस चीज़ में उनका बहुत टाइम खराब होता है। तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो इस फीचर को आप यूज़ करो, आपका जो स्टॉक है बहुत अपडेट रहेगा और आपके कस्टमर भी वापस नहीं जाएंगे अगर कोई खरीदारी करने आपसे आता है तो। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपायरी स्टॉक की। एक्सपायरी स्टॉक को बताने से पहले नियर एक्सपायरी जो है बहुत ज़रूरी है आपको बताना। नियर एक्सपायरी में क्या है कि जो भी आपका 3 से 4 महीने का जो भी नियर बाय एक्सपायर प्रोडक्ट होने वाले होते हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट ला के दे देता है ऑटोमेटिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपके जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सभी लाइन वाइज यहाँ पे आ जाएंगे और आपको यहाँ पे उसकी एक्सपायरी दिख जाएगी। जैसा कि ये एक्सपायर होने वाला है 2021 को, यानी कि फरवरी 2021 में ये एक्सपायर होने वाला है और ये नवंबर चल रहा है, तो आप जोड़ सकते हैं कि 3 महीने इसको मतलब रह गए हैं, 3 महीने में ये एक्सपायर हो जाएगा प्रोडक्ट। और इसकी भी अगर आप लिस्ट चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करके लिस्ट ले सकते हैं। उसके बाद अब ये जो एक्सपायरी, ये तो ऑटोमेटिक काम करता है आपका नियर एक्सपायरी, और ये एक्सपायरी आपके अकॉर्डिंग काम करता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डेट डालेंगे, आप कंपनी वाइज देखना चाहते हैं नियर वाइज एक्सपायरी, तो वो भी फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर का ऑप्शन आपको हर जगह मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप डेट डालें कि आपको कब से कब तक की एक्सपायरी देखनी है। तो मैं जैसे चाहता हूँ कि 12/12/2024 तक की एक्सपायरी देखना चाहता हूँ, तो इसमें आपको एक एरो साइन भी मिलेगा कि ये जो एक्सपायरी है आप 2024 के अंदर की देखना चाहते हैं या 24 के बाहर की देखना चाहते हैं या एग्जैक्ट देखना चाहते हैं या फिर बराबर मतलब इसी डेट की देखना चाहते हैं या इसी मंथ के देखना चाहते हैं। तो ये सारे एरोज आप यूज़ करके देख सकते हैं। अब जैसे कि मैं 2024 के अंदर की एक्सपायरी देखना चाहता हूँ और इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये सारे प्रोडक्ट हैं जो 2024 के अंदर एक्सपायर हो जाएंगे, सभी प्रोडक्ट जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और इसकी भी आप लिस्ट निकाल कर प्रिंट आउट या फिर आप जहाँ पर भी शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। तो नियर एक्सपायरी ऑटोमेटिक चलता है, एक्सपायरी आपके अकॉर्डिंग चलता है। उसके बाद आप देखेंगे स्टॉक लाइफ स्टेटमेंट। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने स्टॉक की जो स्टॉक लाइफ की स्टेटमेंट है कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक देखना चाहते हैं, तो ये आप यहाँ पे बता देंगे। और उसके बाद यहाँ पर भी अगर आप फिल्टर्स लगाना चाहें तो फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है, जो मेरे पास बैच है, इस स्टॉक को आए हुए 5 दिन हो गए हैं। जैसे आप देखेंगे इसकी परचेज मेरी 20 तारीख की है और आज देखेंगे तो 25 तारीख है, 25 नवंबर है, तो 5 दिन इसको हो गए हैं। और ये मेरी एग्जैक्ट आज ही आई है, तो आज 25 तारीख है तो अभी इसको 0 दिन हो गए हैं। और ये मेरे 24 तारीख, ये मेरी कल परचेज आई है तो इसको 1 दिन हो गए हैं। तो इस तरीके से आप अपने जितने भी स्टॉक लाइफ स्टेटमेंट है वो की रिपोर्ट सारी की सारी देख सकते हैं और इसको भी आप एक्सेल वगैरह में निकालना चाहें निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको बैच परचेज टाइप दिख जाएगा। बैच परचेज टाइप में आप जैसी डेट डालेंगे, ये क्या काम करता है कि जो भी आप जिस कंपनी का भी आप स्टॉक परचेज कर रहे हैं वो मतलब जितनी भी इन्वेंट्री है और जो भी बैच है वो आपके किसी लोकल वेंडर से आया है या सेंट्रल वेंडर से आया है। लोकल वेंडर की अगर आप दिल्ली शहर में हैं और दिल्ली शहर से ही आप चीज़ों को परचेज कर रहे हैं तो वो आपका लोकल वेंडर हो गया। अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली के बाद आपने यूपी से परचेज किया हुआ है या हरियाणा से परचेज किया है या कहीं और सिटी से परचेज किया है तो वो आपका सेंट्रल में आ जाता है। तो इसकी रिपोर्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको दिख जाता है डिपार्टमेंट रिपोर्ट। डिपार्टमेंट रिपोर्ट में जितनी भी कुछ स्पेशल मेडिसिन्स होती हैं जिस पे बहुत तरह के जो है लीगल ऑथराइजेशंस होते हैं, जैसे नार्कोटिक्स मेडिसिन्स हैं, शेड्यूल H है, शेड्यूल H1 है,
तो इनकी प्रॉपर एक रिपोर्ट चलती है कि किस वेंडर से कितने पीस परचेज किया गया है और कितनों को बेचा गया है। तो इसकी एक स्पेशल रिपोर्ट देनी होती है डिपार्टमेंट के अंदर, ड्रग डिपार्टमेंट के अंदर। तो उसकी प्रॉपर रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाती है। और ये रिपोर्ट आपको जब भी मिलती है जब आप अपनी इन्वेंट्री में अच्छे से काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको इन्वेंट्री में ले चलता हूँ। जब आप इन्वेंट्री में जाते हैं, सपोज कि ये मेडिसिन हमारा नार्कोटिक्स मेडिसिन है, तो आप जब भी आइटम को क्रिएट करें या अगर भूल जाते हैं तो उसको मॉडिफाई करें और मोर ऑप्शन में जाके इसे यस करें। और यस करने के बाद आपको लास्ट में सबसे 3 ऑप्शन मिलते हैं। नार्कोटिक्स, अगर ये मेडिसिन नार्कोटिक्स है तो इसे यस करें, अगर ये शेड्यूल H है तो इसे यस करें, अगर ये आपका शेड्यूल H1 है तो इसको भी यस करें। अब ये नॉर्मल है या टीबी है, जो भी है, तो आप यहाँ पे बता देंगे ताकि आपको प्रॉपर रिपोर्ट मिल सके जो आप रिपोर्ट लेना चाहते हैं। तभी वो रिपोर्ट आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी कि आप कौन सी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, और उसके बाद फिर आप इसको आगे इसका भी एक्सेल वगैरह निकाल के सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि लास्ट में है मर्ज रिपोर्ट। मर्ज रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर सपोज कि अभी ये चल रहा है 20-21, अगर आप चाहते हैं कि 19-20 का भी जो है इसमें रिपोर्ट में 19-20 की भी जो रिपोर्ट है इसमें मर्ज कर दूं, तो आप अपनी 19-20 की रिपोर्ट को मर्ज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आप अगर करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला ऑप्शन है इसकी बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है हर एक ट्रेड में, तो आप इसे ना ही यूज़ करें। सेपरेट अपने फाइनेंशियल ईयर को रखें, अपनी रिपोर्ट को रखें, ताकि कभी भी आप देख सकें सेपरेटली। आई होप कि जितने भी ऑप्शन हैं स्टॉक से रिलेटेड आपको अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। और लास्ट में जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक जो नया ऑप्शन है वो मैं बताता हूँ, वो है स्टॉक एनालाइज। अब जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये आपसे कंपनी पूछेगा कि जो भी आपके प्रोडक्ट की कंपनी है वो कंपनी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे आपको अगर सिलेक्ट करना है एक करके तो आप स्पेस का बटन दबा सकते हैं, और यदि आपको इकट्ठा एक साथ सिलेक्ट करना है तो स्टार का बटन दबा सकते हैं। और ये सारी चीज़ कैसे है कंट्रोल होगी, ये सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो आप सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे आपसे ये 4 से 5 ऐसे ऑप्शन पूछेगा जो कि हमने बाहर मतलब उसको क्लियर कर लिया है। ये चीज़ जो है स्टॉक एनालाइज जो है वो एक ऑप्शन के अंदर सारी चीज़ें उसमें है। तो इसमें जैसे ऑर्डर प्लानिंग है, तो आप जैसे चाहते हैं कि जो ऑर्डर प्लानिंग है जो स्टॉक के हिसाब से है, जो 7 दिन में स्टॉक बिके हैं और उसके हिसाब से जितने भी आपको स्टॉक चाहिए वो ऑटोमेटिक जो है एक ऑर्डर प्लान हो जाए, और परचेज ऑर्डर जो है वो इफेक्ट हो जाए अगर आप चाहते हैं तो। और नहीं चाहते हैं, सिर्फ आप रिपोर्ट देखते हैं, तो आप इसे नो कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट है वो जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो है ऑर्डर प्लानिंग की जो रिपोर्ट दिख जाएगी कि 7 दिन के अंदर ये जो स्टॉक है, इस जो सेक्शन में आपको दिखेंगे कि ये स्टॉक जो है आपके ऑर्डर होने लायक हैं, और ये 15 दिन के लिए हैं, ये 30 दिन के लिए हैं, जैसा कि हमने बाहर डेट डाला था। तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ ही 1-2 ट्रांजेक्शन करी है जिससे कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आए। तो बाकी आप प्रॉपर जो आपकी ट्रांजेक्शन्स होगी उसके बिहाफ पे आपको ये सारी चीज़ दिखेगी। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और जैसे मैंने ऑर्डर प्लानिंग देखा, ऐसे ही आप नियर एक्सपायरी देख सकते हैं, एक्सपायर्ड स्टॉक देख सकते हैं। आप पहले सेक्शन में कितने दिन का देखना चाहते हैं, दूसरे सेक्शन में कितने दिन का देखना चाहते हैं। तो आप जैसे इस पर एंटर करेंगे उसके बाद आपको आपके स्लैब, जैसे अभी हमने ऑर्डर प्लानिंग के लिए स्लैब देखे हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे स्लैब दिखने लग जाएंगे कि 30 दिन में ये सारे स्टॉक एक्सपायर हो जाएंगे, 60 दिन में ये स्टॉक एक्सपायर हो जाएंगे, और 90 दिन में ये स्टॉक एक्सपायर हो जाएंगे। जैसे कि हमने ये बाहर पहले से ही हमने जो है इस चीज़ को समझ लिया, जो बाहर एक ऑप्शन मिल जाता है स्टॉक के मेनू में। तो यहाँ पे आप जो है मल्टीपल ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। अब जैसे जो बाहर जो हमने बात करी थी स्टॉक के मेनू के जो बाहर ऑप्शंस हैं, वहाँ पे सारे सिंगल हैं, वहाँ पे आप सिर्फ फिल्टर लगा सकते हैं, और फिल्टर भी आप अपने किसी पर्टिकुलर 3-4 भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग स्लैब बना के ऑप्शन दिख जाते हैं। स्टॉक मूवमेंट पे आप देख सकते हैं कि 90 दिन स्लो मूविंग आइटम, मीडियम, फास्ट, मतलब कि इसमें कौन से ऐसे आइटम हैं जो 30 दिन के अंदर बहुत अच्छी सेल हुई है जिसकी, और 60 दिन में और 90 दिन में। 90 दिन में वो आइटम है यानी कि जो आपके स्लो मतलब बहुत ही कम निकल रहे हैं, तो इसकी भी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो ये वो आइटम है जो स्लो मूविंग है,
जो 90 दिन के अंदर ही निकल रहे हैं, और यहाँ पे वो आइटम आपके आएंगे जो एकदम 30 दिन के अंदर आपके कंटिन्यूसली निकलते जा रहे हैं। फास्ट मूविंग आइटम है, ये मीडियम के लिए स्लैब है। तो आप इसको अपने बिजनेस के हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं स्टॉक को, कि किस हिसाब से आपका कौन सा स्टॉक वर्क कर रहा है, जिसके हिसाब से आप अपने स्टॉक को पहले से ही रेडी रखें। और ये डंप स्टॉक है जो सोल्ड ही नहीं हो रहे हैं, बस आपने परचेज कर लिए हैं। 90 दिन 60 दिन जो भी मतलब आप डेज चाहते हैं उसको आप डाल सकते हैं। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेट है 90 60 30। अगर आप चाहते हैं कि 10 15 20 तो उस हिसाब से भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये आइटम आपके डंप स्टॉक हैं जो कि खरीदे तो गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई सेल नहीं है 90 दिन के अंदर। और ऐसे ही आपको अपने बैच मिल जाएंगे, जो भी मतलब ये तो पूरा का पूरा इन्वेंटरी दिखाता है, पूरा का पूरा आपके आइटम को दिखाता है। और ये बैच है कि कोई ऐसा बैच है जिसको आपने परचेज कर लिया और वो बिक ही नहीं रहा, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद ये मिनिमम मैक्सिमम, जैसा कि हमने पहले ही इसके बारे में बाहर बात कर ली थी कि आप इसको कितने से कितने दिन तक देखना चाहते हैं, और इफेक्ट करे या ना करे उसको आप यस और नो कर दीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने मिनिमम लेवल के बारे में पता लग जाएगा, मैक्सिमम लेवल के बारे में पता लग जाएगा, और नॉर्मल आइटम के बारे में पता लग जाएगा जो एकदम लेवल पे है कि 200 का आपने रखा था और 200 ही अभी ये अवेलेबल है पूरा। और मैक्सिमम में मैक्सिमम वाली चीज़ें आपको दिख जाती हैं, और मिनिमम में मिनिमम वाली चीज़ें दिख जाती हैं। तो एक ही डिस्प्ले पे आपको सभी चीज़ें दिख जाती हैं जो भी आप मतलब चाहते हैं, जो हमें बाहर सिंगल फेस में मिलती हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपको इतने सारे अलग अलग ऑप्शन को चूज ना करना पड़े। आप एक ही ऑप्शन को चूज करके अपने पूरे स्टॉक की रिपोर्ट, स्टॉक की जितने भी स्टेटमेंट्स है, सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बैकअप कैसे लें, और अगर हमने कोई बैकअप ले रखा है तो उसे रिस्टोर कैसे करें। तो अगर आपके पास सिल्वर एडिशन है या आपके पास गोल्ड एडिशन है तो आपको कुछ इस तरीके से अपना डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें आपको शॉर्टकट बटन्स यहाँ पे नजर आएंगे, और जो भी आप यूज करते हैं रिसेंटली आपको चीजें यहाँ पे दिखती रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपको करना है एग्जिट बटन पे क्लिक करना है, और उसके बाद जिस कंपनी का भी आप बैकअप लेना चाहते हैं उस पर आप एक बार एंटर करेंगे, और तीसरे ऑप्शन को आप चूज करेंगे बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे इस पे एंटर करेंगे तो ये आपको फाइनेंशियल ईयर दिखाएगा। तो बैकअप मोस्टली जो है आप अपने करंट फाइनेंशियल ईयर का ही लेते हैं, जैसे कि अभी 2021 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, और ये बाय डिफॉल्ट वही करंट पे आपको ये रिफ्लेक्ट करेगा। इस पे आपको एंटर करना है, और एंटर करने के बाद बाय डिफॉल्ट ये मार्ग ईआरपी के जो भी जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसी फोल्डर में जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेपरेटली फोल्डर बनाना चाहते हैं इसका, या फिर आप अपने हिसाब से इसको कहीं बैकअप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट कीज भी दिख रही है कि इसके लिए आप F10 प्रेस करें। तो मैं यहाँ पे F10 प्रेस करता हूँ, आपका लोकेशन पाथ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं आप वो लोकेशन चूज कर लेंगे। सपोज कि मेरे को डेस्कटॉप पे सेव करना है तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, या फिर आप डेस्कटॉप पे जो है कोई नया फोल्डर बनाना चाहते हो तो यहीं से उस फोल्डर को आप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि टेस्टिंग बैकअप, और इस पे मैंने एंटर कर दिया और इसी फोल्डर पे मैंने क्लिक कर दिया। वैसे बाय डिफॉल्ट ये इसी पे जो है चूज हो जाएगा, तो आपको इस पे ओके करना है। उसके बाद आपको एंटर करना है, और यहाँ पे आप बहुत सी चीज़ें देखेंगे कि क्लाउड बैकअप, गूगल ड्राइव, और भी इसके अंदर ऐसे ऑप्शंस हैं। तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इसको नो रखें। ये सभी जो बैकअप है जो नीचे आपको दिख रहे हैं, ये ऑनलाइन वाले ऑप्शन है कि आप जो यहाँ पे बैकअप लेंगे वो ऑनलाइन आपके गूगल ड्राइव पे, आपके ड्रॉप बॉक्स पे, वहाँ पे वो सेव हो जाएगा, आपको मेल आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम अगली वीडियो में समझेंगे। अभी हम ये समझ रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है, यानी कि लोकल ड्राइव जो है, अपना जो ऑफलाइन कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसमें आप कैसे लें। तो इसको अभी आप नो रहने दें, उसके बाद कंटिन्यू आप एंटर करें। हंड्रेड 100% का प्रोसेस चलने के बाद आपका बैकअप डन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको एक डेट भी दिख जाएगी कि आपने लास्ट बैकअप कब लिया था। उसके बाद आप इसको स्केप करेंगे। अब आपको अपना सॉफ्टवेयर क्लोज करना है तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि अगर आपने बेसिक एडिशन ले रखा है मार्क सॉफ्टवेयर का, तो आपको ना ही तो ये ऑप्शन दिखेगा और ना ही आपको ये बटन्स वाले ऑप्शन दिखेंगे। उस कंडीशन में आपको करना है Alt+X।
ऑल्ट का बटन दबाए रखें और उसके बाद एक्स का बटन दबा दें तो आपकी कंपनी लिस्ट ओपन हो जाएगी। और यदि आपने सिल्वर एडिशन ले रखा है, गोल्ड एडिशन ले रखा है, तो डायरेक्टली आप एग्जिट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं और आपका बैकअप कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो हमने बैकअप लिया है अगर हमें उसे रिस्टोर करना हो तो उसे हम कैसे करेंगे। सिंपली आपको वही स्टेप फॉलो करना है। अगर आप एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे और अगर आप बेसिक एडिशन यूज़ कर रहे हैं तो आप ऑल्ट प्लस एक्स का बटन यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ रिस्टोर बैकअप पे आप एंटर कर देंगे। और यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा है कि रिस्टोर फ्रॉम फाइल और एक सर्वर। अगर आपने मार्क सर्वर पे बैकअप रख रखा है तो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, और अगर आपकी जो फाइल है वो आपके लोकल ड्राइव में है तो आप फाइल पे एंटर कर देंगे। उसके बाद ये आपसे यहाँ पे पाथ पूछता है, आप डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कहाँ पे आपने बैकअप को सेव किया हुआ है। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे किया था तो मैंने डेस्कटॉप चूज कर लिया। अब यहाँ पे आपको सभी वो फोल्डर दिखा देगा। तो मैंने जो फोल्डर बनाया हुआ था वो टेस्टिंग के नाम से बनाया हुआ था, जैसे कि ये है, और इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे वो फाइल अवेलेबल है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट किया। उसके बाद ये फिर आपसे ओवरराइट के लिए बोलेगा, आप इस पे एंटर करके ओवरराइट कर दें और यहाँ पे आप टाइप कर दें रिस्टोर। जैसे ही आप रिस्टोर टाइप करेंगे तो जो भी ये डेटा है इसके इसमें ओवरराइट हो जाएगा और आपका डेटा इसमें रिस्टोर हो जाएगा। फिर इसमें भी एक आपका 100% का प्रोसेस चलेगा। फिर कंप्लीट होने के बाद ये आपको आपकी कंपनी लिस्ट पे ही लेके आ जाएगा। इसको आप एक बार एस्केप करें, फिर उसी कंपनी पे एंटर करके मार्क गेटवे कर दें। आपकी फाइल, आपका वर्क जो है इसमें रिस्टोर हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारे को राइट हैंड साइड में जो शॉर्टकट बटन्स मिलते हैं, इनको हम अपने हिसाब से कैसे लगाएं। मान लीजिए जैसे आप कुछ और लगाना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे आपकी अगर परचेज ज़्यादा है, सेल ज़्यादा है, या कोई भी ऐसी एंट्री है जो आप ज़्यादा करते हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ एक क्लिक पे आप उस एंट्री को ओपन कर लें, तो हम आज इस बटन को लगाना सीखेंगे। बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, मास्टर में जाना है। मास्टर में जाने के बाद आप मार्क सेटअप में जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट बटन्स। इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखो कि यहाँ पे पोर्शन सा दिख रहा है क्लोज का। आपको इस पे क्लिक नहीं करना। जैसे आप ये क्लिक कर देंगे ये जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे पहले क्लिक करें जहाँ पे आप बटन लगाना चाहते हैं। सपोज कि पहले मैं यहाँ पे सेल का बटन लगाना चाहता हूँ तो आप पहले यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे ही आप अपने उस बटन पे क्लिक कर देंगे जहाँ पे जो चीज़ आप लगाना चाहते हैं, अब आपको अंदर के ऑप्शन में बताना पड़ेगा जाके कि यहाँ पे आप क्या लगाना चाहते हैं। जैसे ही आपने बटन पे क्लिक किया, अब मैं इस पे लगाना चाहता हूँ होलसेल बिल, तो मैंने क्लिक कर दिया। अब ये होलसेल बिल आ तो गया। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और नाम इस पे शो करें या कुछ और चीज़ें शो करें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि कर देता हूँ यहाँ पे सिर्फ बिल। मैंने कर दिया सेल बिल। तो अब देख रहे होंगे आप, पहले यहाँ पे बिल रिटेल लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पे सेल बिल आ रहा है। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे अब परचेज लगाना चाहता हूँ तो आप एक बार यहाँ पर क्लिक करें और परचेज की एंट्री कहाँ पर है, कौन से मेनू के अंदर है, आपको बताना पड़ेगा। जैसे अभी हमने सेल बताया, अब परचेज में आके मैंने होलसेल बिल को चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए, आप देख रहे होंगे परचेज बिल लग गया। और ऐसे ही आप यहाँ पे कोई और एंट्री चाहते हैं, जैसे डे बुक चाहते हैं आप यहाँ पे, तो आप एक बार यहाँ क्लिक करें और कौन से मेनू के अंदर डे बुक है आप वहाँ पे जाके उसको क्लिक कर देंगे। अब जैसे मैंने क्लिक किया और एंटर तो देखेंगे आप कि डे बुक भी लग गया। तो बहुत सिंपल है, जो भी बटन आप लगाना चाहते हैं आप यहाँ पे लगा सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। जब आप अपने सारे बटन्स लगा लें जो भी आप लगाना चाहते हैं, उसके बाद आपको क्लिक करना है क्लोज पे। जैसे ही क्लोज पे क्लिक करेंगे आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। आपको दोबारा से अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। तो जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया तो देखो सेल बिल, परचेज बिल जैसा कि हमने लगाया था। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो अब मुझे यहाँ से डे बुक दिखनी स्टार्ट हो जाएगी।
तो मुझे क्या है कि बुक में नहीं जाना पड़ा, ऑल एंट्री में नहीं जाना पड़ा मुझे, और यहाँ पे नहीं जाना पड़ा। मुझे सिर्फ एक क्लिक करना पड़ा और उसके बिहाफ पे मैंने अपना जो भी यहाँ पे शॉर्टकट के लिए लगाया था वो लग चुका है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो और हेल्पफुल भी रहा होगा। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।